हेलो बच्चों, टॉपिक जो है आज का वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ विदाउट एनी नॉनसेंस और एनी लेक्चर और मोटिवेशन, फालतू टाइम पास। लेट्स जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी फैक्चुअल, सीधा सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर मार्किंग में दे रहा हूँ उतनी ही मार्क करो, उतनी ही लर्न करो। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इनफ हो जाएगी। ज़्यादा कॉन्सेप्ट में घुसने की या ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करने की इस चैप्टर में से ज़रूरत नहीं है। बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, काफ़ी फैक्चुअल चैप्टर। ठीक है, चलो सिंपल कर देते हैं इसको। पहला जो पैराग्राफ है उसको आप कन्वीनियंटली इग्नोर कर सकते हो, कुछ भी ज़्यादा है नहीं। सीधा हम लोग आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ, दैट इज़ डीलिंग विद ड्रग्स। मैंने यूसे ड्रग्स मतलब जो आजकल टीवी पे अर्नब गोस्वामी भाई साहब मांग रहे वो वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स दो वाले नहीं, ये वो वाले ड्रग्स हैं जो मेडिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। तो बेसिकली सिंपल भाषा में मेडिसिन्स, दोज आर ड्रग्स जो फार्मेसी में मिलते हैं, है ना, जिसको अपने इधर केमिस्ट अपन बोलते हैं वो। तो क्या है ड्रग्स? ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, जनरली लो मॉलिक्यूलर मास, नॉट ऑल बट या जनरली लो मॉलिक्यूलर मास, दैट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये आपके बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में, बायोलॉजिकल वो सिस्टम्स में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? या तो टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, या पेन रिड्यूस करेंगे, स्टिमुलेंट का काम करेंगे, डिप्रेसेंट का काम। स्टिमुलेंट मतलब इफेक्ट को बढ़ाना है, डिप्रेसेंट का काम मतलब इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं। जब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरेप्यूटिक होता है और यूजफुल होता है, दिस इज कॉल्ड मेडिसिन्स। ऑफ कोर्स यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। एक बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के दिमाग में, एक मिथ ये है कि कीमोथेरेपी शब्द ये जो है ना, ये सिर्फ कैंसर के लिए ये होता है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट, कोई भी। तो जैसे आपको अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ और आपने एंटीबायोटिक खाया, वो भी केमिकल से ही थेरेपी हुई ना, तो कीमोथेरेपी हुई। तो कीमोथेरेपी मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट। ये अपने दिमाग में आपके जो मिथ बैठा हुआ है उसको निकाल दो। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक मतलब कि किसी चीज़ को ट्रीट करना, है ना। ट्रीट करने और क्योर करने में फ़र्क होता है। ट्रीट मतलब आप सिम्टम्स को ट्रीट करते हो, क्योर मतलब कंप्लीटली वो डिजीज़ को आपने ख़त्म कर दिया, उसको क्योर कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है बायोलॉजिकली स्पीकिंग, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे देना। ओके, चलो। ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज, तो अगर आप ड्रग्स को देखोगे तो उनको फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट पे किस बेसिस पे क्लासिफाई किया। देखो, पहला फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। अब आप पूछोगे सर फार्मेकोलॉजिकल ही नहीं पता तो क्या? तो देखो, देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है ना। अभी टेक्स्ट बुक में उन्होंने कन्वीनियंटली फार्मेकोलॉजिकल वर्ड लिख दिया, मतलब कि बच्चों को तो पता ही होगा वैसे, है ना। फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है किसी ड्रग का? फार्माकोलॉजी आपके MBBS और इस कोर्सेज में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा एक, और वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स माना जाता है, जिसमें सारे ड्रग्स के बारे में आप सीखते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग है उसको आप स्टडी करते हो ना, उसको फार्मेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हो? इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग, स्पेसिफिकली कि वो ड्रग आपके बॉडी में जाकर क्या काम कर रहा है। जैसे कि भाई एनाल्जेसिक पेन किलर पेन को किल करने का काम करेगा, या आपका एंटी डिप्रेसेंट जो है वो आपके मूड एलिवेशन का काम करेगा, सिडेटिव हिप्नोटिक आपको नींद लाएगा। तो ये सारी जैसे एंटीसेप्टिक है वो बैक्टीरिया को मारेगा। तो ऐसे उनका स्पेसिफिक इफेक्ट जो है उसके ऊपर जो बोलते हैं हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एग्जाम्पल देख लो, एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर्स, एंटीसेप्टिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, है ना। द वर्ड एनाल्जेसिक, ये वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके ऊपर नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एनाल्जेसिक इन सिंपल लेमैन टर्म्स इज कॉल्ड अ पेन किलर, क्योंकि एल्जीजिया ये शब्द जो है ना, एल्जीजिया का मतलब होता है पेन, है ना। एल्जीजिया का मतलब होता है, ओल्ड लैटिन में अगर आप देखें तो एल्जीजिया का मतलब होता है पेन। तो एन एल्जीजिया यानी कि नो पेन। ठीक है, तो पेन किलर का काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एस्पिरिन। आपके सिलेबस में रियल लाइफ में एस्पिरिन आप नहीं लेते ज़्यादा करके पेन के लिए, आप पैरासीटामोल लेते हो माइल्ड पेन के लिए, ये कीटोरोलैक लेते हो सीवियर पेन के लिए। खैर, बहुत ज़्यादा हाई फंडू मेडिसिन में नहीं जाना है, नहीं तो मैं शुरू हो गया तो फिर आपका 2 घंटा सिर्फ दवाइयों के नाम में ही चला जाएगा। तो बेसिक हम लोग बात करते हैं हमारे क्लास 12 लेवल की NCERT की केमिस्ट्री की। जो चीज़ें आपको चाहिए उतनी ही मैं बताऊँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जानने की अगर आपको उत्सुकता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, पूछ लेना, आई टेल यू। ठीक है, चलो। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब आप बोलोगे सर इफेक्ट ऑफ ड्रग अभी आपने लिखा, अभी एक्शन लिख रहे हो, सेम ही बात है ना।
नहीं, देखो इफेक्ट और एक्शन में फर्क, छोटा सा फ़र्क है। इफेक्ट जो है कि भाई वो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ड्रग एक्शन जब आप लिखते हो तो वो केमिकली क्या कर रहा है, जैसे इनहिबिशन करना, इनहिबिशन से कैटलिस्ट क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कोई दूसरा कंपाउंड होगा जैसे PDBSO4 में अपन पॉइजनिंग करते हैं, वो इनहिबिट करता है इसके पैलेडियम के एड्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन के एड्जॉर्प्शन को, है ना। तो वो केमिकली जब एक्शन की बात करो तो आप ये एक्शन की बात करोगे, और जब आप बायोलॉजिकली बात करो तो आप फार्मेकोलॉजी की बात करोगे। ऐसे करना है, सिंपल तरीके से याद रखना। तो बायोकेमिकल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो एक्शन होगा, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस होगा तो एक्शन होगा। जैसे कि देखो हिस्टामीन जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अच्छा, हिस्टामीन जो है ये एलर्जिक मीडिएटर होता है बच्चों। क्या होता है ये? एलर्जिक मीडिएटर होता है। तो इससे आगे अपने को पता चलेगा, अच्छा एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी एलर्जिक्स भी बोले जाते हैं। तो MCQ में ये छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। मैं जैसे यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप मार्क करो। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक में साथ में लिख रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक में लिख लो, आपका वहाँ पर सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता ही है यार, है ना। जैसे सल्फोनामाइड्स हैं, तो सल्फोनामाइड्स में क्या होगा, सल्फर अटैच विद NHR ग्रुप, है ना। सल्फर अटैच विद NHR ग्रुप, ये मेन फीचर है किसका, सल्फोनामाइड्स का, ठीक है। सल्फोनामाइड्स एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं जो एंटीबायोटिक्स में क्लासीफाई होता है। आपके लेवल पे इतना जान लो तो भी बहुत है, ठीक है। दे आर टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, दे आर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर टारगेट्स, यानी कि किस मॉलिक्यूल पे जाके वो काम करता है। जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहा है, वो लिपिड पे काम कर रहा है, प्रोटीन पे काम कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड पे काम कर रहा है, एट्सेट्रा। जैसे आपको एंजाइम पता है, एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है, हार्मोन का भी एक टारगेट ऑर्गन होता है, वैसे ही हर ड्रग का भी एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। ये मैं 1000 बार बता चुका हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, सब जगह, कि बायो कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, राइट। एंड दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। एक ऐसे टाइप के प्रोटीन होते हैं जो बायो कैटलिस्ट है, उनको एंजाइम बोलते हैं। एक ऐसे टाइप के प्रोटीन है जो कम्युनिकेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये आपको अभी जिसमें ये है तो केमिस्ट्री, बट PCB स्टूडेंट्स के लिए बायो में थोड़ा सा बता दूं, इसका बैकग्राउंड आपको दे दूं। तो आपने सिंगर एंड निकलसन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में सुना होगा, है ना, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है ना। इन्होंने 1972 में दिया था, जहाँ पर आपको बोला था फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। क्या होता था, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला, लिपिड्स एंड कार्ब्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इनफैक्ट इसके ऊपर क्या होते थे, 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन भी होते थे। तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों होंगे ऑब्वियसली आपके सेल मेम्ब्रेन में, है ना। कार्बोहाइड्रेट कौन सा, प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी है, तो वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, हमको पता है वो ऑलरेडी, हमने बायोमोलिक्यूल्स में किया हुआ है। अब आते हैं एंजाइम्स पे कि हाउ एंजाइम्स एक्ट। नोट करना, कैटलिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, भाई कैटलिस्ट क्या करता है और कैसे काम करता है। तो एंजाइम भी तो टेक्निकली कैटलिस्ट ही है ना, तो लगभग उसका केमिकल एक्शन जो है आपको उसी बैकग्राउंड से समझना है। बहुत सिंपल है, देखो। फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड सबस्ट्रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। सबस्ट्रेट को अपनी जगह पर पकड़ कर रखना। सबस्ट्रेट यहाँ वहाँ भागते रहेगा, नाचते रहेगा, तो फिर वो रिएक्शन कैसे करेगा। अब ये पकड़ने के लिए, उसको एक जगह पे रखने के लिए एंजाइम के पास क्या है, एंजाइम के पास है एक्टिव साइट। एंजाइम के पास क्या है, एक्टिव साइट है। तो इमेजिन करो कि ये एंजाइम है आपका, ठीक है, ये आपका एंजाइम है, समझो इस तरह से। चलो ये देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपका एंजाइम है मान लो। और यहाँ पर ये जो है आपका एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है। ये जो ब्लू में मैंने मार्क किया, ये पोर्शन आपका एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है। जैसे ताला होता है, लॉक होता है, उसके अंदर चाबी फिट हो जाती है ना, वैसे इस एंजाइम के अंदर क्या फिट हो जाता है, सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। तो देखो एक्टिव साइट क्या करता है बॉस,
इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट इन अ सूटेबल पोजिशन। क्यों भाई? रिएजेंट आके उसके ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ है। देखो, आई जस्ट शेड दिस फॉर यू सो दैट यू गेट एन आइडिया। ये पूरा आपका एक्टिव साइट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, और ये जो सबस्ट्रेट है ये जाकर इसके ऊपर बैठेगा, ये जाकर इसके ऊपर बैठ जाएगा। देखो, है ना? तो एंजाइम होल्डिंग द सबस्ट्रेट। नोट करना है, एंजाइम बड़ा है, सबस्ट्रेट छोटा है। देख लो ज़रा, अभी एंजाइम और सबस्ट्रेट में कौन से इंटरेक्शन होते हैं, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है। सबस्ट्रेट दैट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम through variety of bonds such as ionic bonds, hydrogen bonds, van der Waals forces और डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन। 4 टाइप के इसमें बॉन्ड होते हैं, आयोनिक, हाइड्रोजन, वैन डर वाल्स और डाइपोल-डाइपोल। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। दूसरा फंक्शन क्या है एंजाइम का? टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स दैट वुड अटैक द सबस्ट्रेट। टाइम पास है, ये छोड़ दो, फालतू है। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, अब कैसा है? ड्रग्स क्या करते हैं? अभी आप जब मेडिसिन खाते हो, थोड़ा इसको ना ज़रा काफ़ी सिंपल और लेमैन तरीके से समझते हैं, ठीक है ना? अभी आप वैसे साइंस स्टूडेंट हो, पर लेमैन तरीके से इसको समझते हैं और सिंप्लीफाई करके। देखो, एक पेशेंट है, पेशेंट को हुआ है फीवर, ठीक है? समझो मेरे पास पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला यार डॉक्टर साहब मेरे को बुखार हो गया, आप मुझे दवाई दे दो। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू फिगर आउट? आई हैव टू फिगर आउट द कॉज ऑफ द फीवर। क्या फिगर आउट करना है मुझे? इसका कॉज। अगर मुझे लगता है कि कॉज इन्फेक्शन है, यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो मैं उसको एंटीबायोटिक दूंगा ताकि वो इन्फेक्शन कम हो जाए। थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर मेरे को लगता है कि किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हुआ है, जो हो सकता है, तो मैं उसको सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी दूंगा, यानी कि सूजन कम करने की दवाई दे दूंगा। दोनों केस में फीवर इज़ अ बाय प्रोडक्ट। फीवर क्या उसकी बीमारी है? नहीं, फीवर उसका सिम्टम है। फीवर उसकी बीमारी नहीं, फीवर उसका सिम्टम है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फंडा क्या समझ में आया आपको? मैंने जो भी उसको दवाई दी, मैंने एंटीबायोटिक दिया या एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया, उस दवाई ने जाके, उस मेडिसिन ने जाके अपना काम किया, और उसके साइड बाय साइड एक्शन से क्या हुआ? फीवर भी अपने आप कम हो गया। ऐसा है। सपोज मुझे समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल, चलो एक ऐसा केस ले लो जहाँ पर मुझे अगर समझ में नहीं आया कि पेशेंट को फीवर क्यों है, तो भी बुखार कम करने के लिए मुझे उसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि सिम्टम, यानी बुखार को कम करने के लिए मैंने उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, RX का मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट है, ठीक है ना? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मैंने उसको दिया, यानी मैंने समझो उसको क्रोसिन दे दी कि भाई तू क्रोसिन ले ले, तेरा बुखार किस कारण से मुझे नहीं पता, ये क्रोसिन लेने से पहले बुखार कम हो जाएगा, फिर कल अपन लेबोरेटरी में टेस्ट करा के चेक करेंगे तेरे को बुखार किस वजह से आया। तो अब हो क्या रहा है? ये जो क्रोसिन आप उसको दे रहे हो, ये पैरासीटामोल की जो टैबलेट आप उसको दे रहे हो, ये क्या कर रहा है? ये जाके बॉडी में एक ऐसा एंजाइम होगा, हर चीज़ का डेडिकेटेड एक एंजाइम होगा, या एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे हाइपोथैलेमस में। ये क्या करेगा? उसको जाकर इनहिबिट करेगा। किसको? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो पेशेंट का बुखार अपने आप कम हो जाएगा। सेम भी अगर मैं पेन किलर दे रहा हूँ तो वो कुछ इनहिबिशन करेगा, है ना? तो इस तरह से आपको इसको समझना है, ध्यान से देखना। आप जब पेशेंट को ड्रग्स देते हो, ड्रग इनहिबिट एनी ऑफ द अबाव मेंशन काइंड ऑफ एंजाइम्स। कौन से टाइप के एंजाइम्स? देखो, कैटालिटिक एक्शन में या तो वो होल्डिंग वाला एंजाइम है, या तो वो फंक्शनल ग्रुप देने वाला एंजाइम है, ठीक है ना? एक तो वो हो गया। दूसरी बात, अगर बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर दिया, एक ड्रग ऐसा होगा जो बाइंडिंग साइट, जो एक्टिव साइट था ना हमारा, उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे ताले में जहाँ चाबी लगती है उस होल को मैंने ब्लॉक कर दिया, तो ताला चाबी नहीं मिल सकते, लॉक एंड की कैन नॉट मीट। सो क्या करेगा भाई? ये प्रिवेंट कर देगा बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट को। या फिर ये क्या करेगा कि भाई वो चाबी आ गई, यानी कि सबस्ट्रेट आ गया, एंजाइम से अटैच भी हो गया, फिर भी उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बंद कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स। क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स। ये वन टाइप, ये एक टाइप हो गया, ठीक है ना? एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स ये एक टाइप के
ड्रग्स हो गए और आगे अभी आएंगे। अच्छा, ये करने के लिए, ये अचीव करने के लिए, इनहिबिशन करने के लिए भी उसके पास दो तरीके हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्पिटिटिव का मतलब कि वो compete करेगा। देखो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इसके पास आना चाह रहा था, तुम्हारा ड्रग आएगा, सबस्ट्रेट को धक्का मारेगा और एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जो सबस्ट्रेट था जिसकी वजह से वो ऐसा कोई इफेक्ट पे, जैसे कि फीवर हो रहा था या सूजन हो रही थी, जो भी वो इफेक्ट हो रहा था जो तुमको नहीं चाहिए, वो सबस्ट्रेट को तो उसने धक्का मार के हटा दिया, खुद आ गया वहाँ पे, सबस्ट्रेट नहीं मिला तो इफेक्ट कम हो गया, सीधी बात है। तो देखना, ड्रग्स दैट compete विद द नेचुरल सबस्ट्रेट आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सिंपल है यार। दूसरा होता है सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। सच वंस आर कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सच क्या बोलते हैं इनको? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसका फंडा क्या है देखना ज़रा, तो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए। जो एक्टिव साइट पे बाइंड हो, जो एक्टिव साइट पे बाइंड हो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक का मतलब एक्टिव के अलावा कोई और साइट है, उसको बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे मैंने बोला आपके पास लॉक है, ताला है, ताले की जो मेन चाबी लगाने की जगह है वहीं पर आकर कोई नई चाबी आ गई जो मेन चाबी को आने ही नहीं दे रही, सबस्ट्रेट को आने ही नहीं दे रहा, तो उसने कंपटीशन कर लिया, तो क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया बेटा। सही है। अब वो बोलता है भाई ताला लगाने की जो जगह है वो छोड़, दूसरी एक उसी लॉक में किधर और भी एक जगह है, मैं उधर दूसरा कुछ, उधर मेरा वो ड्रग जो है वो जाके उधर लगा देगा, जिसकी वजह से जहाँ पे मेन एरिया था ना की लगाने वाला, वो एरिया बदल जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, या वहाँ पे अटक जाएगा कुछ, तो वहाँ पर सबस्ट्रेट फिर नहीं आ पाएगा, या आ भी गया तो उसका काम, यानी वो चाबी उससे ताला नहीं खोल पाएगी, वो सबस्ट्रेट अपना काम नहीं कर पाएंगे। सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलेंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। देखना ध्यान से, बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे बताया, बहुत अच्छा बताया। ये ओरिजिनल शेप था तुम्हारे एक्टिव साइट का, ये था तुम्हारा एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे ड्रग आया ना तो एक्टिव साइट का शेप बदल गया। देखो एलोस्टेरिक साइट पे तुम्हारा ड्रग आया तो तुम्हारे एक्टिव साइट का शेप बदल गया, एक्टिव साइट का शेप बदल गया तो सबस्ट्रेट अब उस पर अटैच नहीं हो पाता। पर यहाँ पर क्या उसने सबस्ट्रेट से कंपटीशन किया? नहीं, उसने एक्टिव साइट को ही बदल दिया। कैसे? अलग साइट को इन्फ्लुएंस करके एक्टिव साइट को बदला। वो अलग साइट का नाम क्या था बॉस? वो अलग साइट का नाम था एलोस्टेरिक साइट। आई होप गया होगा दिमाग में सबके, बहुत सिंपल हो गया। अभी ध्यान से देख लो, जो अलग साइट जहाँ पर ड्रग अटैच होता है, तो अगर एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हुआ तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एक्टिव साइट पे खुद ही आके दूसरे सबस्ट्रेट की जगह अटैच हो गया तो कॉम्पिटिटिव है। बोलोगे ठीक है, चलो मान लिया। उसके बाद नाउ the bond that is formed between the enzyme and the inhibitor, अगर वो strong covalent bond है, अगर वो strong covalent bond है, then permanent blockage of enzyme हो जाता है। क्या हो जाता है? permanent blockage। ऐसा हर केस में होता है? नहीं, in some cases अगर strong covalent bond बन गया तो। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था यार यहाँ पर 4 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, आपको दिख रहा होगा ये, है ना? आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स और डाइपोल डाइपोल। तो मोस्टली तो ये 4 होते हैं, पर एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड देन परमानेंट ब्लॉकेज हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स। वेरी सिंपल बट पॉपुलर क्वेश्चन ये आपका, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आता ही है। Receptors are nothing but proteins for body communication, or rather the communication process between various cells and various tissues. They are embedded in the cell membrane. They are embedded in the cell membrane. Active site projects out and opens on the outside region of the cell membrane. ठीक है ना? Now, chemical messengers क्या होते हैं? Message between two neurons and between neurons and muscles, न्यूरॉन टू न्यूरॉन एंड न्यूरॉन टू मसल, है ना? इसको अपन क्या बोलते हैं? बायो में हमने पढ़ा हुआ है,
एन टू एन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, और एन टू एम। इसको तो आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से पढ़ते हो, याद होगा, है ना। इसको आप लोग इंटर न्यूरोनल जंक्शन के नाम से पढ़ते हो, ये भी पता होगा, है कि नहीं। तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन या न्यूरॉन टू मसल जो है, यहाँ तक मैसेज पहुँचाना, इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहुँचाना, किस में, दो न्यूरॉन के बीच में या न्यूरॉन और मसल के बीच में, जो मैसेज पहुँचाने का काम है वो छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स का काम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों केमिकल मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर। नाउ हम लोगों ने बायो में केमिकल मैसेंजर्स कैन बी न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे कैन बी हार्मोन्स, ऐसा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो अगर आप बायो को ऑलरेडी इसको बेसिक्स को पढ़ चुके हो तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा, ठीक है। अब रिसेप्टर्स के टाइप्स पे आ जाते हैं। एज आई मेंशन, यहाँ पर मैं बायोलॉजी नहीं केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली, तो वील स्टडी इट मेनली फ्रॉम अ केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट आई हैव कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच दैट सेपरेटली, ओके। दैट इज बायोलॉजी सेक्शन ऑब्वियसली। नाउ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, ये सब तो मार्क करने की जरूरत भी नहीं है, बकवास है। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर्स and inhibit the natural function are called antagonists. Now notice करना, बाइंड टू रिसेप्टर बोला है। बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करके आते हैं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर ध्यान नहीं रहा तो आप कर सकते हो। देखो ड्रग है ना, ड्रग जो है ना वो एंजाइम को भी बाइंड कर सकता है और रिसेप्टर को भी बाइंड कर सकता है। ये इतना देखो, मैं आपके लिए बहुत क्या होता है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इसमें गड़बड़ मत करना प्लीज़। एंजाइम के वो एक्टिव साइट पे जा सकता है या फिर एलोस्टेरिक साइट पे जा सकता है, समझ रहे हो? बोलोगे ठीक है, अब समझ में आया होगा। अच्छा, एंजाइम के पास दो साइट होते हैं, एक्टिव एलोस्टेरिक। ड्रग एंजाइम के साथ जा सकता है, एक्टिव साइट पे गया तो मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलूँगा, एलोस्टेरिक पे गया तो मैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलूँगा। रिसेप्टर के पास जाकर वो दो तरीके से काम कर सकता है, या तो वो इफ़ेक्ट को एनहांस कर सकता है, इफ़ेक्ट को एनहांस मतलब उस रिसेप्टर को ऐसा मैसेज देगा, भाई जो भी तू काम कर रहा था उसको बढ़ा, उसको बढ़ा और ऊपर कर और ज़्यादा कर। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो ऐसा भी ड्रग होगा जो खाने से टेम्परेचर और बढ़ेगा, ठीक है। और या तो फिर वो इफ़ेक्ट को इनहिबिट यानी कि रिड्यूस कर सकता है बेटा। अगर वो इफ़ेक्ट को, यदि वो इफ़ेक्ट को एनहांस कर रहा है तो इसको एगोनिस्टिक ड्रग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट। और अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट तो आपको पता ही है ना, हॉलीवुड मूवीज तो आप देखते हो, जो विलन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं ना पिक्चर का। थैनोस था ना हमारा एवेंजर्स में, ही वाज द एंटागोनिस्ट, मतलब जो ऑपोजिट है, उल्टा है, वो एंटागोनिस्ट है। तो ये ऐसा सिंप्लीफाइड पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रग एंजाइम से बाइंड हो सकता है, रिसेप्टर से हो सकता है। रिसेप्टर में अगर बढ़ा रहा है काम को तो एगोनिस्ट है, उल्टा कर रहा है तो एंटागोनिस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है, लेट्स से मुझे ऐसा कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत है, ठीक है, तो मैं उसको दूंगा डायूरेटिक नाम का ड्रग। अब ये थोड़ा तुमको बाउंसर जाएगा वर्ड्स, समझाऊंगा, डोंट वरी। डायूरेटिक मतलब ऐसा ड्रग जिससे उसको यूरिनेशन ज़्यादा होगा, सिंपल। ब्लड प्रेशर बहुत है मतलब उसके बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, मैं उसको डायूरेटिक दूंगा, उसके बॉडी में से फ्लूइड फटाफट निकलेगा तो उसका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, लॉजिकल है। तो मैं उधर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यूरिन की प्रोडक्शन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं एनहांस करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको ऐसा ड्रग दूंगा जो यूरिन प्रोडक्शन का एगोनिस्ट हो। अब गया होगा दिमाग में। और फीवर वाला एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, वो तो एंटागोनिस्ट, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाता है उसका उल्टा करने वाला, यानी एंटागोनिस्टिक एक्शन वाला मेरे को ड्रग चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर ये करना है। जब ब्लॉकिंग करना है मैसेज का, ब्लॉकिंग करना है तो एंटागोनिस्ट रखेंगे, और जब भी आपको क्या बोलते हैं मिमिक करना है नेचुरल प्रोसेस को तो एगोनिस्ट, यानी नेचुरल जो प्रोसेस हो रहा है उसी को और बढ़ाना है, मिमिक करना है, उसकी मिमिक्री करना, मतलब उसको और बढ़ाना, एनहांस करना, उसको एगोनिस्ट कहेंगे। अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट इज प्लेजर ड्रग्स। प्लेजर ड्रग्स कैसे? जैसे आप जैसे अभी कोविड में आप 10 महीने घर पे बैठे हो,
है ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से नहीं मिले हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिले हो, और 10 महीने बाद जाके मिलते हो और पहली बार उसको हग करते हो, मिलते हो अपने दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड से, तो आपको कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो केमिकल्स रिलीज़ कर रहा है आपको खुश करने के लिए, है ना, दैट हैप्पीनेस दैट यू फील, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामिन, है ना, मेनली। तो अगर ऐसा ड्रग दिया जाए जो इसको मिमिक करे, तो वो क्या कर रहा है, वो एगोनिस्ट का काम कर रहा है। और ऐसा ड्रग दे दूँ जो आपको डिप्रेस कर दे, तो वो एंटागोनिस्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल से मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ। अभी जैसा मैंने कहा कि मेजॉरिटी टीचर्स आपको बोलेंगे हाँ ये लाइन है, ये लर्न कर लो, हो गया। बट समझ में आता है तो थोड़ा मज़ा भी आता है और याद रखने में थोड़ी आसानी भी होती है। चलो, उसके बाद आते हैं एक्चुअल थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो मतलब जो आपके मेडिसिन का जो क्लास आप बोल सकते हो, द क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर बेसिकली द मेडिसिन, आप उनकी बात कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ पेज को, सो दैट यू आर एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली। चलो, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन, जिसको हम लोग हमारे डेली लाइफ में सीधी सादी भाषा में बोलते हैं एसिडिटी, बट एक्चुअली बोलना चाहिए हाइपर एसिडिटी। एसिड तो रोज़ बन रहा है, ज़्यादा बनेगा तो प्रॉब्लम है। इनो की ऐड आती है ना, हाइपर एसिडिटी। ठीक है, पहले पुराने टाइम में आपको एंटासिड्स दिए जाते थे, कौन से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एस ब्लॉक वगैरह चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बहुत ही क्लासिकल कॉन्कॉक्शन हुआ करता था, एक सॉल्यूशन हुआ करता था फॉर एसिडिटी, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता था। मेटल हाइड्रोक्साइड, बेसिकली क्या, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, दे आर एल्कलीज, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो अच्छी बात है ना यार। बट प्रॉब्लम ये है कि दीज ट्रीटमेंट्स ओनली कंट्रोल द सिम्टम्स नॉट द कॉज। जैसा मैंने कहा ना, ट्रीटमेंट और क्योर में बहुत फ़र्क है। ट्रीटमेंट मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा बीमार हुआ वो ठीक कर दिया, मतलब सिम्टम्स को ट्रीट कर दिया, सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया, जो कारण था, जो कॉज था, उसको क्योर नहीं किया। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या होगा, अगर एडवांस स्टेज में चला गया तो अल्सर्स यानी कि छाले हो जाएंगे पेट में, स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर बाद में सर्जिकली उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना, अब देखो फंडा क्या है ज़रा समझो। एसिड ऑलरेडी बन गया, एसिड इज ऑलरेडी मेड एंड यू न्यूट्रलाइज इट, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि भाई एसिड को बनने ही मत दो, एसिड को ज़्यादा प्रोड्यूस ही मत होने दो। कौन सा ज़्यादा अच्छा है, अब कोई गधा भी बता देगा कि हाँ यार ये ज़्यादा अच्छा है ना, कि प्रॉब्लम होने ही मत दो ना, प्रॉब्लम होने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है। हाँ अगर हो गई तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वो अलग बात है, पर ज़्यादा बेहतर इलाज क्या है कि भाई ऐसा कुछ करो जिससे आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी ही नहीं, एसिड ज़्यादा बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी ब्रेक थ्रू कब आया, एक केमिकल था जिसका नाम था हिस्टामिन, जो हमको पता चला कि यार ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन द स्टमक। पेप्सिन एक एंजाइम है, HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। स्टमक का pH होता है, अगेन ये बायोलॉजी की NCERT में दिया हुआ है, स्टमक का pH होता है अराउंड 1.8 टू बी प्रिसाइज, 1 to 1.8 इसका pH होता है, मतलब हाईली एसिडिक pH होता है आपके स्टमक का। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला भाई हिस्टामिन ये कॉज कर रहा था इसका रिलीज, तो अगर मैंने हिस्टामिन को ब्लॉक किया तो एसिड का रिलीज ब्लॉक हो जाएगा, तो हाइपर एसिडिटी नहीं होगी। तो इसीलिए सिमिटिडीन नाम का ड्रग, जिसका पॉपुलर नेम यानी कि ट्रेड नेम, जैसे कंपनी जो बनाती है वो क्रोसिन है लेकिन ड्रग का नाम पैरासीटामॉल है, फ़र्क समझो। कंपनी जो बनाती है वो डिस्प्रिन है, ड्रग का नाम एस्प्रिन है ना। तो वैसे ही ड्रग का नाम सिमिटिडीन है, कंपनी जो बनाती है टेगामेट नाम से बनाती है। इसको डिज़ाइन किया गया था टू प्रिवेंट हिस्टामिन। सो इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है, ये सिमिटिडीन जो है ये एंटी हिस्टामिनिक की कैटेगरी में आता है, एंटी हिस्टामिनिक की कैटेगरी में आता है। ध्यान से सुनो, ये एंटी एसिड है क्या, नहीं, ये एसिड का ऑपोजिट नहीं है, ये एसिड को बनने से रोक रहा है। एसिड का ऑपोजिट तो बेस होता है ना यार, बात समझ रहे हो। तो इसके पहले जो न्यूट्रलाइजिंग वाले बोले उनको एंटासिड्स बोला था, बट इनको हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कहेंगे। सिमिटिडीन के बाद आया
ये आपके घर में आप आजू बाजू आस पड़ोस या आपके फैमिली में कोई ना कोई ज़रूर लेता होगा, आप देख लेना। रैनिटिडीन, जैंटैक, रैंटैक, अलग अलग नाम से ये बनता है, ठीक है, जैंटैक और रैंटैक नाम से बनता है। अब आपको आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली याद करके जाना है बच्चों। एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ खास करके, तो आपको हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर है वो याद करके जाना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, देख लेना, ठीक है। आई विल मार्क दिस फॉर यू। सिंपल है, आपके पास साइक्लो मतलब 5 मेंबर की रिंग है जिसमें आपके पास 2 नाइट्रोजन है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है। एंड टू दैट इज अटैच्ड अ प्राइमरी अमाइन ग्रुप 1, 2 एंड 3 कार्बन, दैट इज प्रोपाइल अमाइन आपका उसके ऊपर अटैच्ड है। सिंपल है, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, तभी ही आपको समझ में आएगा। हिस्टामिन की बात करते हैं तो एंटी हिस्टामिन अभी देख लिया आपने, इंट्रोड्यूस कर दिया हमने एंटी हिस्टामिन्स को क्लासिकली एसिडिटी के ट्रीटमेंट में। तो हिस्टामिन का क्या क्या फंडा है, वो वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर का मतलब भाई, तो एक एक वर्ड जो है इस चैप्टर का ना आपको समझना ज़रूरी है। वैसोडाइलेटर मतलब वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाने वाला, वेसल्स को डायलेट करने वाला, ब्लड वेसल्स को क्या करने वाला, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला होता है वैसोडाइलेटर। वैसे वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या होगा, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला, नैरो करने वाला कंस्ट्रिक्टर, बढ़ाने वाला डायलेटर, सीधी बात है। क्या करता है ये, कॉन्ट्रैक्ट्स स्मूथ मसल्स एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करना इसमें। देखो, रिलैक्सेस ब्लड वेसल्स, क्या लिखा मैंने, ब्लड वेसल को डायलेट करना मतलब रिलैक्स करना है ना, पर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आप पूछोगे सर आपकी स्मूथ मसल कौन सी है, तो स्मूथ मसल होती है आपकी जितनी भी विसरल मसल है ना, आपकी इसोफेगस, आपकी इंटेस्टाइन, ये सारे आपकी क्या हैं, स्मूथ मसल्स हैं। जो इंटरनल मसल्स हैं वो स्मूथ है, एक्सटर्नल मसल्स हैं वो रफ नहीं है, स्ट्राइटेड है, ठीक है ना। तो ऐसे आपका यहाँ पर है हिस्टामिन। यहाँ पर एक ये लाइन में मार्क करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ, आप सबको मालूम है। हिस्टामिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन एंड दैट इज़ वाई एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कहा भी था कि हिस्टामिन को आप एज एन एंटी एलर्जिक, है ना, हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जिक मीडिएटर है। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग को मैं एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोलूँगा। ध्यान से सुनना, जो ड्रग हिस्टामिन को उल्टा जो ये कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, वो एक्चुअली एलर्जीज को भी ब्लॉक कर रहा है। तो जैसे आपको अगर एलर्जिक राइनाइटिस है, सर्दी खांसी आपको हुई है, लेकिन कौन सी वाली, डस्ट की वजह से, पोलन ग्रेन की वजह से ना, एलर्जी की वजह से हुई है, तो आपको एंटीहिस्टामिनिक दिया जाएगा, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सोचो आप, पेशेंट मेरे पास आया सर्दी लेके, मैं क्या उसको आंख बंद करके सर्दी की दवाई दे दूंगा, नहीं, मैं उससे देखूंगा और पूछूंगा कि आपको भाई सर्दी कब हुई, कैसे हुई। तो वो बोलेगा यार मैं ना XYZ जगह पे गया था, वहाँ पे धूल बहुत थी, मेरे को सर्दी हो गई। तो मैं समझ जाऊँगा अच्छा इसको एलर्जिक सर्दी है, इसको इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर वो मुझे बोलता है कि नहीं यार मेरे को ना कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, गले में भी खराश है, थ्रोट में मैं चेक करूँ अच्छा इन्फ्लेमेशन भी दिख रहा है, तो मुझे अच्छा इसको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर एंटीहिस्टामिनिक काम करेगी नहीं, वहाँ पर एंटीबायोटिक काम करेगी। तो आपको एज अ डॉक्टर इस तरह से सोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा आगे जाके। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑब्वियसली बता सकता हूँ, राइट, समझो। तो ये चैप्टर भले ही आपके नीट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करता, ठीक है 4 मार्क है, एक क्वेश्चन आ गया, बट इसमें से जो सीखोगे वो आगे प्रैक्टिकली बहुत कुछ अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। चलो उसके आप आगे आपको 2-3 ड्रग्स के नाम दिए, जैसे कि ब्रोफेनिरामाइन, ठीक है, ये एंटी एस्थमेटिक्स भी होते हैं इनमें से। ब्रोफेनिरामाइन दैट इज़ डाइमेटैप, टर्फेनाडाइन, टर्बिनाफिन भी होता है, दे आर ऑल एंटी हिस्टामिनिक्स। तो इसलिए जिनको सीवियर एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है ना, ठंडी आने पर जिनकी सांस फूलने लगती है, जिनको सर्दी खांसी हो जाती है, उनको ये ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं
हिस्टामिन के क्या है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है ट्रैंक्विलाइजर्स। तो एंटी हिस्टामिनिक्स पता चल गया, एंटासिड्स पता चल गया, अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है ट्रैंक्विलाइजर। ये कैसे हैं, ये न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स हैं, नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स क्या कर रहे थे, एलर्जीज के ऊपर काम कर रहे थे और आपके स्टमक वगैरह की एसिडिटी पे काम करते हैं, करेक्ट है। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स बोथ आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि न्यूरॉन्स के थ्रू ये काम आपके कर रहे हैं। Tranquilizers are a class of compounds used for treatment of stress and mild or severe mental diseases. Tranquilizer again, जो बच्चे हॉलीवुड की मूवीज़ अगर आप देखते हो काफ़ी, बहुत क्लासिकली उसमें ये दिखाया जाता है कि भाई जो विलन है या जो भी बदमाश गुंडे टाइप के लोग हैं, उनको सबड्यू करने के लिए, उनको तुरंत बेहोश करने के लिए दे हैव द डार्ट गन। वो दिखाते हैं, एक गन होती है, उसके आगे छोटा सा इंजेक्शन लगा होता है, एक नीडल लगी होती है, तो जस्ट शूट द पर्सन विद द डार्ट गन एंड इंस्टेंटली दैट पर्सन फॉल्स अनकॉन्शियस, दैट इज अ ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है ना। तो ट्रैंक्विलाइजर सिंपल जनरली जानवरों को भी दिया जाता है उनको शांत करने के लिए, जैसे घोड़े या बुल्स वगैरह होते हैं ना, जो बहुत वायलेंट अगर हो गए तो उनके लिए ये दिया जाता है, ठीक है। ह्यूमंस में इनका रोल क्या है, तो ये रिलीव करते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, ठीक है। स्ट्रेस मतलब ये एग्जाम के वक्त जाके ले लेना, ऐसा नहीं है बेहोश होकर पड़े रहोगे, ठीक है। अब्यूजिव नहीं, यूज़ होना चाहिए, अब्यूज़ नहीं होना चाहिए ड्रग्स का, ठीक है। दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, कि स्लीपिंग पिल में कौन से टाइप के ड्रग्स होते हैं। एक्चुअली देर आर सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, सेपरेट क्लास ऑफ ड्रग्स ऑल टुगेदर, बट ट्रैंक्विलाइजर्स एट योर लेवल दिस इज व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो आपको उसी तरीके से याद रखना है। एक्चुअल आंसर शुड बी सेडेटिव, हिप्नोटिक्स। खैर, for you it is tranquilizers, you remember it like that. There are various types. एक example देखते हैं. For example, noradrenaline is a neurotransmitter that plays a role in mood changes. Again, quite a popular question. I'll mark it with a different color here. noradrenaline, adrenaline का भाई होता है, एड्रेनलिन का भाई होता है noradrenaline. ऑपोजिट नहीं होता, उसका कंजंक्ट होता है, उसका एडजंक्ट होता है, साथ में काम करता है। बहुत सारे ऐसे गधे बच्चे मैंने देखे हैं, एड्रेनलिन का ऑपोजिट होता है नॉरएड्रेनलिन, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऑपोजिट नहीं है बॉस, समझो। अच्छा, अगर आपके शरीर में नॉरएड्रेनलिन का लेवल लो हो गया, देन यू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। सो नॉरएड्रेनलिन के लेवल अगर किसी की रीज़न से काफ़ी कम हो गए तो क्या होता है, क्लिनिकली डिप्रेशन। अगेन, नॉट व्हाट यू थिंक इन योर माइंड। आजकल ऐसा है कि एवरीबडी बात बात पर डिप्रेस ही हो जा रहे हैं, दुखी कोई होता नहीं, सीधा डिप्रेस होते हैं, ऐसा नहीं है। डिप्रेस मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको मजाक मत बनाओ, उसका डोंट मेक इट समथिंग वेरी स्टूपिड एंड ट्रिवियल। हाँ, ये ज़रूर है कि व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्रेशन हियर इट इज़ क्लिनिकल, मतलब जो डॉक्टर डायग्नोस करे वो, जो तुम खुद अपने मन से बोल दो कि मैं डिप्रेशन में हूँ, वो डिप्रेशन नहीं, ठीक है। चलो, तो इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर रिक्वायर्ड। तो एंटी डिप्रेसेंट भी एक टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो, ट्रैंक्विलाइजर्स की कैटेगरी में डाल दिए। और ये क्या करते हैं भाई, ये कैटालाइज करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनलिन। कैसे, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से नॉरएड्रेनलिन डिग्रेड हो रहा है। अगर नॉरएड्रेनलिन डिग्रेड हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो डिप्रेशन में होगा पर्सन। अगर उन एंजाइम्स को मैं इनहिबिट कर सकूँ किसी ड्रग से, तो क्या होगा, नॉरएड्रेनलिन डिग्रेड नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो पर्सन डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, राइट। ऐसे दो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इप्रोनियाजिड एंड फेनिलजाइन। इप्रोनियाजिड है ना, द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ दीज वर्ड्स आर लिटिल डिफिकल्ट बच्चों। मैं हिंदी में बोलता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इंग्लिश में आपको ये नहीं समझा सकता, ऑब्वियसली, एंड यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड। I try to explain in Hindi because I know majority of the students understand that. If I start talking in English very rapidly, then half of you will start complaining and writing in the comments and all that कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत फटाफट इंग्लिश बोल रहे हो। बट हाँ, ये ज़रूरी है, अगेन, बिकॉज you have aspirations to become good doctors and great doctors, you have to be very well versed with your pronunciations and very clear. It's iproniazid and phenelzine, है ना। गाँवटी लोगों की तरह नहीं बोलना है अपने को, अच्छे से प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है, इप्रोनियाजिड, फेनिलजीन, एंड इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑल्सो। इफ यू आर वेरी क्लियरली इनंसिएटिंग इट, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द
स्पेलिंग्स ऑल्सो। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपनी हिंदी पे। थोड़ा सा इंग्लिश का शो ऑफ कर लिया सर ने, मज़े आ गए सर को। ठीक है, ठीक है, चलो। सो जैसे कि और एग्जांपल्स उन्होंने दिए, और क्या ट्रैंक्विलाइजर्स पता है आपको, जैसे कि देखो क्लोरडाइजेपॉक्साइड एंड मिप्रोबामेट, क्लोरडाइजेपॉक्साइड एंड मिप्रोबामेट, दे आर माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये थोड़ी बहुत टेंशन के लिए ये दिया जाता है। इक्वानिल पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो। इक्वानिल डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आपको पता है क्या है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसका नाम है बच्चों इक्वानिल। क्या नाम है? इक्वानिल। ठीक है, इक्वानिल जो है वो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूजफुल ड्रग है। ठीक है, तो क्लोरडाइजेपॉक्साइड एंड मिप्रोबामेट इज mild tranquilizer. Iproniazid and phenelzine are proper antidepressants and Equanil is for depression and hypertension. तो आपको ये तीनों नाम, जो ये तीन कैटेगरी ऑफ नेम्स हैं, ये लिख कर प्रैक्टिस करने हैं। ध्यान से देख लो, नाम लिख कर प्रैक्टिस करने। स्ट्रक्चर्स आपके सबके जानने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर आपको यस इक्वानिल का देखना पड़ेगा कि किस तरह से बनाया हुआ है। You have to see the structure and it's quite easy. You have amine groups and you have keto groups only. और आपका यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ईथर ग्रुप भी आपको मिल रहा है, ये रहा सी, यानी एस्टर ग्रुप भी मिल रहा है, सॉरी, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो एक साइड ये आपका पूरा अमाइड वाला है, एस्टर विद एंड में अमाइड लिंकेज, एंड ये साइड पे भी आपका सेम है, C डबल बॉन्ड O NH2, एंड बीच में आपका 5 कार्बन का एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज इक्वानिल। If you draw it, then you will understand it pretty simply. नहीं समझा तो फिर भी obviously you are free to come back and ask me. Next category, tranquilizers में ही अलग category, next category क्या है? Derivatives of barbituric acid. Barbituric acid के derivatives को हम एक particular name से जानते हैं as barbiturates. किस नाम से जानते हैं? Barbiturates के नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट होता है, एसिटिक एसिड का एसीटेट होता है, तो बारबिचूरिक एसिड का क्या होगा? बारबिचूरेट ही होगा ना यार, क्या है? जैसे कि एग्जांपल नेम्ब्यूटाल लूमिनाल, वेरोनाल, 3 नाम याद रखो, इनफैक्ट 4 नाम याद रखो, वेरोनाल, अमाइटाल, नेम्ब्यूटाल एंड लूमिनाल, 4 नाम। ओके, ये भी क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। दे आर कॉल्ड बारबिचूरेट्स। दे आर हिप्नोटिक, दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग। मैंने जैसे कहा स्लीपिंग पिल्स में आपको एक्चुअली हिप्नोटिक्स ज़्यादा मिलेंगे, है ना। और वैलियम एंड सेरोटोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखना बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वैलियम तो आपको पता ही है, बहुत ही पॉपुलरली यूज्ड या अब्यूज्ड ड्रग, आपने बहुत बार सुना भी होगा, कई बार आपने यहाँ वहाँ ये सुना भी होगा, बहुत ही अब्यूज्ड ड्रग में आता है ये वैलियम। और सेरोटोनिन आपको पता है, बायो स्टूडेंट्स को खास करके पता होगा, ब्रेन में ऑटोमेटिकली वैसे भी सीक्रेट होता है आपके पीनियल ग्लैंड में से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जो आपकी स्लीप साइकिल, स्लीप पैटर्न्स वगैरह को, सर्कैडियन रिदम्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स क्या है? दे रिड्यूस और अबॉलिश पेन, ऑलरेडी बता दिया, एनाल्जेसिया दैट इज पेन किलर। इसके 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप ध्यान से देख लेना, एक नॉन नार्कोटिक और एक नार्कोटिक। नार्कोटिक अगेन वही अर्नब गोस्वामी वाले, मतलब आप बोलोगे सर तो अर्नब गोस्वामी के पीछे ही पड़ गए, इसलिए बार बार ये ऐसे स्टूपिड एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज तुमको केमिस्ट्री भले याद रहे या ना रहे, वो जो फालतू चीज़ें तुम टीवी पे देखते हो ना, जो वायरल हुई पड़ी हैं, वो ड्रग दो वाला, वो तुमको जल्दी याद रहता है, तो उससे रिलेट करके याद रखोगे तो केमिस्ट्री भी याद रहेगी। नार्कोटिक डिपार्टमेंट या नार्कोटिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जैसे हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन, ये सब जो होते हैं ना, जो आप सुनते हो, जो पिक्चरों में नहीं होता, जो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वाइट कलर का पाउडर रहता है छोटी छोटी थैलियों में, उसको ऐसे वो फाड़ के चख के देखते हैं, बोले वाह 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 क्या ड्रग्स मिले, ड्रग्स पकड़ लिए, ड्रग्स, है ना। जो संजू मूवी में दिखाया रणबीर कपूर कोकेन के पाउडर लेके
है ना, वही कर रहा है। तो वो सारे जो हैं वो नारकोटिक ड्रग्स यानी कि अडिक्टिव कैटेगरीज में आते हैं। तो नारकोटिक जो है ना ये अडिक्टिव ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉन नारकोटिक कौन से हैं, वो नॉन अडिक्टिव कैटेगरी में आते हैं। क्यों ऐसा है, क्यों एडिक्टिव है, क्यों नॉन एडिक्टिव है, उनको जानते समझते हैं। जो आपके नॉर्मल पेन किलर्स हैं जिसको हम लोग OTC ड्रग्स भी कहते हैं, ओवर द काउंटर, मतलब मेडिकल में गए, काउंटर पे गए, सीधा मिल गए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको डायरेक्टली मिल जाए। जैसे आपका बेसिक क्रोसिन है ना, किटोरोलैक, इंडोमेथासिन, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं। नाम आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बहुत सारे बोल दूंगा, ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिस में तो यूज़ करते हैं हम लोग तो, बट आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, चिंता मत करो। जो आपको मेडिकल में इजीली अवेलेबल है बेसिक पेन किलर्स जो हैं आपके, वो नॉन नारकोटिक वैरायटी के। कैसे हैं, नॉन नारकोटिक वैरायटी के, यानी वो एडिक्टिव नहीं होते, ठीक है ना। तो नॉन नारकोटिक यानी कि नॉन एडिक्टिव, they are also called narcotic analgesics. They are known by a very popular name which has been asked before in the exam, called NSAID. NSAID, ध्यान से देखना, यहाँ लिख देता हूँ, जगह ज़्यादा है। NSAID, NSAID भी कहा जाता है इनको, NSAID, ठीक है, देखना ध्यान से। दे आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, हाँ, स्वेलिंग ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, ये सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, पैथोलॉजिकल मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, एस्पिरिन। पता ही आपको एस्पिरिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करता है। तो देखो सब फंडा ये है, PG यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर बन रहे हैं तो पेन होगा। एस्पिरिन आपने पेशेंट को दिया तो वो एस्पिरिन क्या करता है, जाके वो एस्पिरिन जाके प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकता है, तो पेन भी नहीं होता। बात समझो, एस्पिरिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकता है। तो अब ये सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एस्पिरिन इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच स्टिमुलेट पेन। समझ में आई बात। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, पेन कॉज करते हैं। वैसे इसके बहुत अलग अलग टाइप है, PG1, PG2, PGE1, PGE2, ऐसे अलग अलग टाइप है। आप सिंपल याद रखो बॉस, एस्पिरिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करने वाला ड्रग है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करने वाला ड्रग है। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन कॉज कर रहे थे, पेन बना रहे थे, पेन के रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट कर रहे थे। एस्पिरिन आके प्रोस्टाग्लैंडिन को ही बंद कर दिया, तो क्या किया, पेन बंद हो गया। अच्छा, ये सिर्फ पेन किलर नहीं है, ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है ना, ये एंटीपायरेटिक भी ड्रग्स होते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर रिड्यूस करने वाले ड्रग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं बच्चों। फीवर रिड्यूस करने वाले ड्रग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करना, बुखार कम करना और दर्द कम करना, ये तीन सिंपल। ओके, एट द सेम टाइम एस्पिरिन का एक छोटा सा अलग तरीका, एक अलग मैकेनिज्म भी है जिसके थ्रू वो प्लेटलेट कोएगुलेशन को भी प्रिवेंट करता है। अच्छा, एस्पिरिन का मेन काम है पेन किलर, दूसरा सेकेंडरी काम है प्लेटलेट कोएगुलेशन को प्रिवेंट करना। तो इसीलिए वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है, इसलिए वो हार्ट अटैक को रोकने के लिए काम आता है। अब इन्होंने NCERT में 2 लाइन लिख के छोड़ दिया। अब ये बच्चों को समझाने में मेरे को 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको क्यूरियोसिटी तो बड़ी होती होगी, यार ये ऐसा क्यों लिखा है, हार्ट अटैक में एस्पिरिन का क्या रोल है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट विदाउट टेकिंग मच टाइम। देखो, ब्लड अगर थिक होगा, ब्लड अगर गाढ़ा होगा, थिक होगा, तो वो फ्लो अच्छे से नहीं होगा, समझो, उसका फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो नहीं हुआ तो हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, आर्टरीज वगैरह तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, ब्लड थिक क्यों हुआ, क्योंकि कोएगुलेशन हो रहा था, ब्लड जम रहा था। तो एस्पिरिन क्या करता है, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है। अब समझे, एस्पिरिन क्या करता है, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब वो खून को थोड़ा पतला करता है। सिंपल भाषा में एस्पिरिन खून को पतला करता है, इसीलिए हार्ट अटैक रोकने में हेल्प कर सकता है। मैंने ओवर सिंप्लीफाई किया है, बाहर जाके ये मत बोलना कि अच्छा सर ने ये ऐसे ऐसे बता दिया, नहीं,
मैंने ओवर सिंप्लीफाई किया, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इतना आपको जानने की ज़रूरत है, बस हो गया। क्या? एस्पिरिन प्रिवेंट्स कोएगुलेशन। सो जो थिक ब्लड था वो अभी क्या किया, ब्लड को उसने क्या किया, थोड़ा उसने ब्लड को थिक की जगह पे थिन कर दिया, ब्लड को थिक की जगह पे उसने क्या कर दिया, थिन आउट कर दिया। थिन आउट कर दिया तो फ्लो बढ़ गया, फ्लो बढ़ गया तो हार्ट तक पहुंचने लगा, तो हार्ट अटैक नहीं हुआ। समझा कि नहीं समझा? देख लो, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, समझ में आ गया होगा। एस्पिरिन क्या करता है, सिंपल भाषा में एस्पिरिन खून को पतला करता है, तो जो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो गाढ़ा था और वो फ्लो नहीं हो पा रहा था, अब वो आसानी से पहुंचेगा। बस इतना सिंपल बात है। अच्छा ठीक है सर, मान लिया। उसके बाद नार्कोटिक में मॉर्फिन एंड इट्स होमोलॉग्स। मॉर्फिन और उसके वेरियस डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं। खास करके ये सिवियर केसेस ऑफ पेन में दिए जाते हैं, जैसे गन शॉट वुंड, किसी सोल्जर को गोली वोली लग गई ना, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर पेन हो रहा है, तो उसको मॉर्फिन दिया जाता है। क्रश इंजुरी, किसी पे बिल्डिंग गिर गई भूकंप में, तब तो उसको दिया जाता है। कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है मॉर्फिन। तो ये बहुत रेयर केसेस में दिया जाता है, और ये हाईली एडिक्टिव होता है, क्योंकि एक बार मॉर्फिन दे दिया तो पेन तो चला गया, बट द पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग हाई, उसको बोल सकते हैं मज़ा आने लगता है, यूफोरिया हो जाता है, खुशी होने लगती है। तो उसके वजह से क्या होता है, यूफोरिया इज़ द रॉन्ग वर्ड, मतलब कि बेसिकली वो पेशेंट को फ्लोटिंग सेंसेशन एंड जो नशा है बेसिकली वो हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आदत पड़ सकती है इस ड्रग की। सिंपल इतनी अपना ये इतना याद रखो। ये कब दिया जाता है, ये जनरली हम लोग नहीं देते। ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जैसे मैंने कहा मेजर सर्जरी हुई है, बहुत सीवियर पेन है तो, या टर्मिनल कैंसर, चाइल्ड बर्थ, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कंडीशंस वी नो दैट दे आर गिवन. Morphine narcotics are also sometimes called opiates because they are obtained from opium. opium यानी कि पॉपी सीड्स है ना, धतूरे का बीज बोलते हैं ना अपन हिंदी में, धतूरे का बीज बोलते हैं, यस धतूरा है ना, उसको बोलते हैं पॉपी सीड्स है ना, अफीम का प्लांट भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। खैर मॉर्फिन का स्ट्रक्चर फिर से देख लो। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर थोड़ा ऑब्वियसली आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, अगर इफ़ यू हैव अ लुक एट इट इट्स क्वाइट सिंपल। जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ ना, ओनली द व्हाट यू से, ये जो एक मिनट जस्ट लेट मी मार्क दिस आउट फॉर यू, या जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें जो बोल्ड से आपको लाइन बनाई हुई है ना, दैट इज़ लाइक अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज़ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बाकी आपके लिए प्रीटी सिंपल है, 6 मेंबर की आपको रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, OH ग्रुप्स ऑन आइदर साइड। द ओनली थिंग दैट यू मे फाइंड कॉम्प्लेक्स इज दिस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। NCH3 का फ्रिज N है ना, ये टर्शरी अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है इसमें। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, टर्शरी अमाइन NCH3 और दोनों साइड पे अटैचमेंट है, यानी कि वो क्या है, टर्शरी अमाइन के जैसा ग्रुप है वहाँ पे, और ऑब्वियसली आपके पास दोनों साइड पे OH है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी पे आ जाते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड है इसीलिए, और ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के काम आते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, एंटी माइक्रोबियल्स रखा गया। ध्यान से देख लेना बच्चों, क्या नाम रखा गया, एंटी माइक्रोबियल्स। कैसे है देखते हैं। डिजीज इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड अदर पैथोजेंस। एक वायरस है जिसने फिलहाल हम सबको परेशान करके रखा हुआ है ना, कोरोना वायरस, पता ही है आपको। तो एंटी माइक्रोबियल क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है इन पैथोजेनिक अच्छा माइक्रोब्स की 2 वैरायटी है, अगेन बायो स्टूडेंट्स विल नो दिस है ना। माइक्रोब्स की 2 वैरायटी है, एक यूज़फुल और एक हार्मफुल, एक यूज़फुल और एक हार्मफुल। और हार्मफुल वाले जो हैं ये डिजीज़ कॉजिंग है। कैसे, ये डिजीज़ कॉजिंग है, और ये जो डिजीज़ कॉजिंग है इनको हम पैथोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। अगर वो बैक्टीरिया को मारते तो उनको एंटीबैक्टीरियल बोलना है, फंगाई को मारते तो एंटी फंगल बोलना है, बहुत सिंपल है। वायरस को मारते तो एंटी वायरल बोलना है, और पैरासाइट्स को मारते तो एंटी पैरासिटिक। पैरासाइट मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको पैरासाइट बोलते हैं ना, जैसे बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं तो खुद को पैरासाइट समझने लगोगे तो। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको पैरासाइट कहते हैं। वैसे ही
एंटी पैरासिटिक ड्रग्स भी हो सकते हैं। ओके, कौन से ड्रग्स एंटी माइक्रोबियल्स की कैटेगरी में आते हैं? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, आपको वो पूछ लेगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन एंटी माइक्रोबियल्स। ये 3 देगा यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, और इसके अलावा एक चौथा फालतू ऑप्शन देगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो मैं लाइंस अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ मेरे प्यारे गधे बच्चों, समझ लेना, ये तो आपको पता होना चाहिए। अलग कलर से मार्क करता हूँ, जैसे ब्लू या टील कलर से कर रहा हूँ तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, येलो आपकी नॉर्मल इंपॉर्टेंट लाइंस है ही, रेड वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे एकदम टिपिकल या अनयूजुअल या एक्सपेक्टेड ऐसे बोल सकते हो, या एक्सेप्शन है ना। तो वो चीज़ों को उस तरह से कैटेगराइज करके पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, सीखो, समझो और पढ़ो। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स पहली कैटेगरी, ये 3 जो है ना, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, उसमें पहला देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स। इसकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह पे भी क्वेश्चन आता है कई बार, सलवारसन पे रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, आप सबको मालूम है। ठीक है, क्या होता है ये देखते हैं। इनिशियली एंटीबायोटिक्स वर क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। पहले हमेशा बोलते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाएंगे, आजकल सिंथेटिक भी बन जाता है, तो इसलिए ये डेफिनेशन एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Nowadays it refers to a substance produced wholly or partly by chemical synthesis which inhibits or destroys microbes। जो या तो माइक्रोब्स को इनहिबिट करेगा यानी ग्रो होने से रोकेगा, या उनको कंप्लीटली मार देगा। अच्छा देखना यहाँ पे, एंटीबायोटिक या तो ग्रो होने से इनहिबिशन करेगा, इनहिबिट ग्रोथ करेगा, ओके, या तो कंप्लीटली किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, अगर वो इनहिबिट करके संतोष कर लेता, भाई बोलता है भाई मैं सिर्फ ग्रोथ रोक दिया, मैं खुश हूँ, तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक होगा। कैसा होगा? बैक्टीरियोस्टैटिक। एक बॉलर होता है जो सिर्फ रन रोकता है, इकोनॉमिक बॉलर, दूसरा होता है जो विकेट लेता है। जो किल कर रहा है वो क्या होगा? बैक्टीरिसाइडल होगा। कैसा होगा? बैक्टीरिसाइडल। द वर्ड साइड, CIDE, साइड मतलब किल, सुसाइड मतलब सेल्फ किलिंग, खुद को मारना। वैसे ही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, साइडल, बैक्टीरिसाइडल मतलब किल करना। सिर्फ बुद्धि लगाओगे तो रट्टा मारने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, साइडल से नाम पता चल जाएगा। अच्छा, किलिंग वाले को बैक्टीरिसाइडल बोलेंगे। स्टैटिक मतलब एक जगह पे रोक के रखना। डायनामिक मतलब मूव होता, स्टैटिक मतलब एक जगह। तुमने फिजिक्स में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, तो वही है ना यार, एक जगह रोक दिया, ग्रो होने नहीं दिया, तो बन गया बैक्टीरियोस्टैटिक। कितना लॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो नीट और AIPMT में, पुराने एम्स में, AIPMT में, नीट में आए हुए। पॉल अर्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ही वॉज द फर्स्ट वन हु गेव अस द आइडिया ऑफ कि हाउ एंटीबायोटिक्स कैन फंक्शन। नाउ इट्स वेरी पॉपुलरली नोन, वी नो दिस, कि आपका पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज द फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, और ज़्यादा वाइड स्प्रेड जिसका यूज़ हुआ था वगैरह वगैरह। बट पॉल अर्लिक जो है, इन्होंने ये पहले फंडे सब लगाए थे कि भाई अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको इनहिबिट कर सकते हो, उसको मार सकते हो, ऐसे ट्रीटमेंट हो सकता है वगैरह। ही वॉज द वन हु गेव अस द आइडिया एंड ही इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर्स एंड ही डेवलप्ड द मेडिसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। He developed the medicine called arsphenamine, and he called it as सेल्वारसन। जैसा मैंने बार बार कहा, पैरासीटामोल को आप क्रोसिन कहते हो, उन्होंने आर्सफेनामाइन बनाया, उसका नाम रखा सेल्वारसन। सेल्वारसन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है? सेल्वारसन कंटेन्स व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? इट इज़, द आंसर वाज AS बॉन्ड। आर्सेनिक टू आर्सेनिक बॉन्ड कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है बॉस? सेल्वारसन कंटेन करता है। देखो मैं बार बार आपके लिए यहाँ पर इसको मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देना, भूलना मत, समझना, याद रखना। सेल्वारसन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है बेटा? आपके यहाँ सेल्वारसन में होती है AS टाइप की बॉन्डिंग, आर्सेनिक टाइप के। अगर आपको फिर भी याद नहीं रह रहा, डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो देखना नाम से पता चलेगा। सेल्व आर्सन, आर्सन यहाँ पे नाम से आर्सेनिक, सेल्व आर्सन में नाम में आर्सेनिक है। अब इतना भी नहीं याद रख सकते तो मैं बस हमेशा मजाक में बोलता हूँ ना, तो इतना भी नहीं याद रख सकते, पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है? नहीं,
याद रखोगे, आई एम वेरी श्योर. डोंट वरी, ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस. पहले से गिव अप मत कर दो कि अरे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट नाम है, हमको याद ही नहीं होंगे. ऐसा नहीं है, होगा. प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, आएगा. वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लो, थोड़ा स्पीड अप करके देख लो, दैट इज़ ओके. बट देखो, समझो. अच्छा, पॉल अर्लिक को नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में फॉर दिस डिस्कवरी. इट वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर सिफिलिस, है ना. सिफिलिस यानी कि ट्रिपोनिमा पैलिडम का एक डिसऑर्डर होता है. अगेन बायो स्टूडेंट्स शुड नो दिस. सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन था? सिफिलिस किस ऑर्गेनिज्म से हुआ? सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के एक ऑर्गेनिज्म से होता है. वैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर, एड्स नहीं, HIV वगैरह जो है ना, HIV है जिसको आप एड्स बोलते हो, वैसे HIV इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस है या आपका हर्पीस है, ये सब की कैटेगरी में आप डाल सकते हो, या गोनोरिया, इनकी कैटेगरी में डाल सकते हो सिफिलिस को, बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है. साल्वारसन इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स. ध्यान से सुनना, समझना. इट इज़ टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स but it's on effect on the bacteria. Spirochete नहीं, spirochete एक कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडम जो सिफिलिस कॉज करता है. थोड़ा बाउंसर क्या होगा, फिर से समझाता हूँ. स्पाइरोकीट एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है जिसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडम जो सिफिलिस कॉज करता है. जैसे पैरामीशियम एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्या है ना. पैरामीशियम एक एग्जाम्पल है स्पेसिफिक कैटेगरी प्रोटिस्ट का, है ना. वैसे ही प्लाज्मोडियम भी है. चलो प्लाज्मोडियम बेहतर एग्जाम्पल है. प्लाज्मोडियम मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में, है ना. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आता है. तो वैसे यहाँ पर स्पाइरोकीट में आता है ट्रिपोनिमा पैलिडम जो सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. अर्लिक वॉज वर्किंग ऑन एजोडाइज ऑल्सो वगैरह, वो सब ठीक है, फालतू. AS लिंकेज प्रेजेंट इन दिस रिजेंबल्स दी N लिंकेज प्रेजेंट इन अजोडाइज. ध्यान से देख लेना ज़रा. अजोडाइज है ना, अजो कंपाउंड्स मैं ऑलरेडी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूँ. कलर्ड कंपाउंड्स होता है, ऑरेंज कलर की डाई होती है वगैरह, अजो कंपाउंड. तो अजो कंपाउंड में N लिंकेज होता है. वैसे यहाँ पर AS आर्सेनिक लिंकेज और नाइट्रोजन लिंकेज. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और आर्सेनिक सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी है ना. NPASSBBI ऐसे याद रखना. नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS तो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. ओके. इन 1932 सेम गाय अर्लिक succeeded in preparing the first effective antibacterial agent called प्रोटॉन्सिल. नहीं, प्रोटॉन्सिल नहीं, बहुत लोग इसको गलत पढ़ते हैं जानबूझ के. देखो मैंने क्या बोला आपको, प्रोटॉन्सिल पढ़ते हो आप भी, पहली बार में प्रोटॉन्सिल पढ़ोगे. इट इज़ प्रोंटोसिल. मैंने देखा है ओवर द ईयर्स, बच्चों को मैंने देखा मिस्टेक, वर्ड्स फिटिंग को फिटिंग बोलते हैं, रश्चिक को रश्चिंग बोलते हैं, प्रोंटोसिल को प्रोटॉन्सिल बोलते हैं. ध्यान से देख लेना ज़रा. ठीक है. प्रोंटोसिल जो है वो आपके बॉडी में जाने के बाद इन द ह्यूमन बॉडी इट इज़ कन्वर्टेड टू सल्फानिलामाइड. प्रोंटोसिल इन द ह्यूमन बॉडी इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज सल्फानिलामाइड. अगेन होता क्या है देखो, हर ड्रग जो है ना आप जो कंज्यूम करते हो वो आपके बॉडी में जाने के बाद कन्वर्ट होता है इनटू एन एक्टिव कंपाउंड जो एक्चुअल उसका काम जो इफेक्ट दिखाता है. पहले इनएक्टिव होता है, बाद में एक्टिवेट हो जाता है. तो यहाँ पर प्रोंटोसिल जब दिया जाता है पेशेंट को, वो सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट होता है जो एक्टिव कंपाउंड है. तो ये आपको MCQ में आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ और एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोंटोसिल? द आंसर इज सल्फानिलामाइड. अगेन बी वेरी केयरफुल विद द प्रोनाउंसिएशंस एंड द स्पेलिंग्स, डू नॉट मेस देम अप. एट द सेम टाइम यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है. फ्लोरी एंड फ्लेमिंग दे शेड, चेन एंड फ्लोरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया और फंडा क्रिएट किया था, एंटीबायोटिक्स के ऊपर बहुत सारा काम किया था उन्होंने. और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपको पता ही है. इन्होंने आपको डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन दिया था
और इन्होंने डेवलप किया था पेनिसिलिन को सबने मिलकर, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज शेयर करने मिला था। ठीक है, देन यू हैव रियल रेवोल्यूशन इन एंटीबायोटिक थेरेपी began with Alexander Fleming when he discovered the antibacterial properties of the Penicillium fungus. Now note, which fungus did he use? ये अगेन आपके बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Penicillium notatum. Penicillium notatum was the name of the fungus जिसके थ्रू, अच्छा ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी बाय द वे। वो स्टैफ ऑरियस का कल्चर बना रहे थे और उन्होंने देखा कि अच्छा जहाँ पे पेनिसिलियम ये ग्रो हो रहा है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा, तो ये ही अंडरस्टूड अच्छा ये काम कर सकता है ना। तो उन्होंने पेनिसिलियम फंगस, कौन सा वाला पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगस था, उससे उन्होंने कौन सा एंटीबायोटिक बनाया, पेनिसिलिन बनाया, जो बहुत वाइडली यूज्ड है, आज भी यूज़ होता है, आपको पता है। अभी भी वो काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। पेनिसिलिन जी इज़ अ वेरी पॉपुलर वेरिएंट ना, पेनिसिलिन V is also a popular variant of penicillin which is used today. Antibiotics have sidal effect और static effect, ऑलरेडी बता चुका, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल। देखो बैक्टीरिसाइडल में पेनिसिलिन आ गया, ओफ्लॉक्सेसिन आ गया, ये दो आपको एग्जांपल याद रखने। बैक्टीरियोस्टैटिक में एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, तीनों याद रख लेंगे। क्लोरामफेनिकोल टाइफॉइड फीवर के ट्रीटमेंट में काम आता है, इसमें टाइफॉइड फीवर के ट्रीटमेंट में काम आता है, टाइफॉइड फीवर, है ना। और पेनिसिलिन वगैरह तो ये तो बेसिक एंटीबायोटिक है, आपको पता ही है। दूसरा, एक ऐसा एंटीबायोटिक हो सकता है जो बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है। इनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ब्रॉड रेंज, ये कई अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकता है। कौन से टाइप के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, इनके पीछे पढ़ोगे तो आपका एज आई मैंशन 1 घंटा इनको समझने में निकल जाएगा, बट फिर भी मेरा काम है, मैं समझाऊंगा। सेल वॉल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है जिसकी सेल वॉल के अंदर है ना, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम एक लिटरली हिज नेम, द साइंटिस्ट नेम वाज ग्राम, एंड ही वाज वन हु डेवलप्ड अ स्टेन मतलब समझते हो, जो कलर करने के लिए यूज़ होता है ना, माइक्रोस्कोप पे आप स्लाइड्स डालते हो, जो कलर डालते हो, स्लाइड्स देखते हो, उसको स्टेन्स कहते हैं। तो उन्होंने एक स्टेन डेवलप किया। कुछ बैक्टीरिया थे जो स्टेन को पकड़ लेते थे, छोड़ते नहीं थे, स्टेन को ऑब्जॉर्ब करते थे, उनको ग्राम पॉजिटिव बोला। कुछ बैक्टीरिया थे जो स्टेन को ऑब्जॉर्ब नहीं करते थे, उनको ग्राम नेगेटिव बोला। बस इतना सिंपल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जो दोनों कैटेगरीज को मारे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो किसी एक छोटी कैटेगरी को या एक ही टाइप के बैक्टीरिया को मारे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देखना, जो मेनली या तो ये या तो वो, यानी कि या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव को मारे, वो नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिर्फ सिंगल डिजीज के लिए क्या रहेगा, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो 3 टाइप, दोनों ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मारे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दोनों में से किसी एक को मारे तो, किसी एक वैरायटी को तो नैरो स्पेक्ट्रम, और किसी एक टाइप के बैक्टीरिया को सिर्फ मारे तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम। जैसे कि पेनिसिलिन जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, पेनिसिलिन क्या सबसे कॉमन वैरायटी पेनिसिलिन जी होता है, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। इसलिए कई बार आप देखते होगे, आपने ये देखो, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा तो आपको याद रहेंगे। आप कई बार देखते हो आपके लोकल एरिया में, समझो आपके फैमिली फिजिशियन कोई डॉक्टर वगैरह हैं, उनके बारे में कभी आपने ये ज़रूर सुना होगा कि अरे यार वो डॉक्टर है ना, 4 अलग अलग पेशेंट गए, चारों को सेम एंटीबायोटिक दे दिया, एक को सर्दी थी, दूसरे को खांसी थी, तीसरे को कुछ और हुआ था, ठीक है। तो क्या फंडा होता है, जब हम जेनरिक दवाइयाँ देते हैं, जेनरिक मतलब कि ठीक है इसको इन्फेक्शन हुआ है ना, तो इसको अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 3 अलग अलग इन्फेक्शन के लिए सेम एंटीबायोटिक काम कर सकता है, दैट्स द आइडिया, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला होगा। तो एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये आपको ऐसे अंडशंड देखने मिलेंगे कि डॉक्टर हर दूसरे पेशेंट को दे रहा है। तो आपको लगता है कि अरे यार ये डॉक्टर को एक ही दवाई आती है क्या, नहीं, वो दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है अलग अलग केसेस में, इसलिए दी जाती है। अगेन आपको ये एग्जाम्पल से डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। तो ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई
पेनिसिलिन वगैरह के जो पेनिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, पर उसके जो मॉडिफिकेशन है एम्पेसिलिन अमोक्सिसिलिन वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. अच्छा, इन इंडिया पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड एट हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी. वेयर इज दिस? इट्स इन पुणे. इट्स अ प्लेस इन पुणे सिटी. ओके, पेनिसिलिन इंडिया में पिंपरी एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी में बनता है. नेक्स्ट जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना समझना. क्लोरामफेनिकॉल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ओके, इट इज़ गिवन ओरली. ओरली मतलब मुंह से दिया जाता है, इंजेक्ट नहीं किया जाता, ये टैबलेट फॉर्म में खिलाया जाता है पेशेंट को. ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में देने पड़ते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ओरली दिए जाते हैं, यानी टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में दिए जाते हैं या ड्रॉप्स के फॉर्म में दिए जाते हैं ना. तो वो आपको समझ लेना है, सिंपल भाषा है. इन केस ऑफ टाइफॉइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लोरामफेनिकॉल ऑलरेडी लिख दिया मैंने वैसे टाइफॉइड. वैसे ही वैंकोमाइसिन एंड ओफ्लॉक्सासिन, ये दो है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. और सबसे आखिरी में सबसे यूनिक वाला है, दैट इज, देखो, स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर. देयर आर सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर. अब आप बोलोगे सर कैंसर सेल्स इन्फेक्टिव थोड़ी है ना. तो ये डिसिडाजिरीन है, ध्यान से देखना. डिसिडाजिरीन, अगेन इट्स एन एंटीबायोटिक. बहुत लोग इसको डाइसिडाजिरीन भी बोलते हैं, आप बोल सकते हो डाइसिडाजिरीन, डिसिडाजिरीन. दैट इज सर्टन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट या उनको मारने के काम आते हैं. ऑफकोर्स ये आपकी कीमोथेरेपी में यूज़ होंगे. ठीक है, पेनिसिलिन में एटलीस्ट पूरा स्ट्रक्चर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे याद करने का, बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, पर मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप ये मान के चलना, हाउस लाइक स्ट्रक्चर आपको बीच में दिखे किसी कंपाउंड में, यहाँ पर आपको वो दिया जाए ये वाला पार्ट, तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेना कि अच्छा वो पेनिसिलिन की बात कर रहा है. ठीक है, चलो फटाफट अभी लास्ट पार्ट जो है उसको वाइंड अप करेंगे. देन यू हैव एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. ओके, फ़र्क क्या है दोनों में पहले ये समझ लेते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट. एंटीसेप्टिक डेटॉल, वेरी पॉपुलर, डेटॉल की ऐड आती है, सुना है ना. तो डेटॉल एंटीसेप्टिक है कि डिसइंफेक्टेंट है? और डोमेक्स आपका वो क्या है? तो देखते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस. जो लिविंग सरफेस पे यूज़ हो, जो लिविंग सरफेस पे, लिविंग थिंग पे यूज़ हो वो एंटीसेप्टिक. जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ हो वो डिसइंफेक्टेंट. आप फिनाइल से पोछा मारते हो घर पे, लादी पे, टेबल पे, वो डिसइंफेक्टेंट. आप डेटॉल के हैंड वॉश से हाथ धोते हो, आप उल्टा नहीं कर सकते कि फिनाइल से हाथ धो रहे हो और डेटॉल से पोछा मार रहे हो, ये बेवकूफ़ी होगी. एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस के लिए यूज़ करना है, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस के लिए यूज़ करना है. काफ़ी ईजी हो गया. एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज़, एग्जाम्पल्स आर सोफ्रामाइसिन, है ना, वगैरह. कॉमनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 बार आया हुआ क्वेश्चन, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल और टर्पाइनियोल. ठीक है, टर्पिनियोल एंड क्लोरोजाइलिनॉल. डेटॉल इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑफ एंटीसेप्टिक. अब आगे से इसको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को फ़र्क पता करके रखना. ऐसे ही सेम वे ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है. ये देखो जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ तो आए हुए हैं, ये आ सकते हैं डेफिनेटली. ठीक है, बायथायोनल क्या है? बायथायोनल. अभी भी आप अपने घर पे जाके कोई एंटीसेप्टिक वाला सोप देख लो, डेटॉल या लाइफ बॉय या कोई भी, उसके अंदर ऊपर जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर लिखा होगा बायथायोनल जो है वो सोप में डाले जाते हैं. बायोथायोनल कंपाउंड्स जो आपको एंटीसेप्टिक या बोल सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ देते हैं जो एंटीसेप्टिक की तरह काम कर सके. ठीक है ना. आयोडीन आपको पता है इज़ अ पावरफुल एंटीसेप्टिक. टिंक्चर ऑफ आयोडीन, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? 2 to 3% आयोडीन इन अल्कोहल, है ना, इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक. ये सब फालतू चीज़ें, सिंपल चीज़ें याद कर लो. डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ओके. वेरी फ्यू थिंग्स आर देयर विच कैन बी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट बोथ. जैसे कि ध्यान से देखना, same substance can act as antiseptic and disinfectant both by varying the concentration. For example, 0.2% solution of phenol is antiseptic while 1% is disinfectant.
फिनॉल का जो माइल्ड वर्जन है वो आप स्किन पे लगा सकते हो, लेकिन उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है वो आप नॉन लिविंग सरफेस पे लगा सकते हो। तो फिनॉल एक ही आपके सिलेबस में अगर इफ देखूँ तो एक ही एग्जाम्पल है जो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों का काम कर रहा है। 0.2% एंटीसेप्टिक है और 1% आपका डिसइंफेक्टेंट है। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सेम वे क्लोरीन, आप सब लोग वाटर किंगडम या कोई वाटर थीम पार्क वगैरह जाते होंगे, वहाँ पे देखते हो, आपको पता है क्लोरीनेटेड वाटर होता है स्विमिंग पूल में। क्यों? क्योंकि क्लोरीन डाला जाता है 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वस सॉल्यूशन आर डिसइंफेक्टेंट। मतलब दिस क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली ऐड किया जाता है पानी में टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ऑल एंड टू गिव डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की बात करते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी एंटी फर्टिलिटी है ना। देखो हेल्दी लाइफ है, ऑब्वियसली भाई एंटीबायोटिक्स आ गए तो लोगों की लाइफ स्पैन जो है जनरल वो बढ़ गया, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स की बहुत ज़रूरत पड़ी, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो फैमिली प्लानिंग करना मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। बर्थ कंट्रोल पिल्स दे कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक इस्ट्रोजन and progesterone derivatives. Again, as bio students, you are very well versed with the idea of estrogen and progesterone. They are the female sex hormones. That is, they will control the secondary sexual characters as well as the menstrual cycle and everything in females, estrogen and progesterone, right? Both of them are actually present in synthetic form in birth control pill. Birth control pill can say जैसे एक रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल होती है। अगेन इन बायोलॉजी, इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर वी हैव लर्नड कि एक ऐसी होती है जो 28 डे साइकिल में ली जाती है बर्थ कंट्रोल पिल, एक होती है जो इमरजेंसी में ली जाती है, जैसे वो आप टीवी पे ऐड देखते हो आई पिल वगैरह, या अनवांटेड 72 विद इन 72 आवर्स लिए जाते हैं। तो ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट दे आर, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मिक्सचर। ठीक है, बोथ आर हार्मोन्स ऑफ कोर्स। प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसेस ओव्यूलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर। It is well known that progesterone as a hormone suppresses ovulation. For those of you who don't know what is ovulation, it is the release of the ovum, है ना। जब टाइम आएगा तो ओवम रिलीज होगा, कहाँ से? ओवरी से। एग रिलीज होगा, जनरली 14th डे ऑफ साइकिल पे होता है फीमेल्स में, तो उसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ओव्यूलेशन रोक देता है। नॉरएथिंडोन पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चेक कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का, विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ओके, द ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन इज एथिनिल एस्ट्राडायोल। I know there are teachers who literally cannot pronounce these words also. I do not want you to have the same problem, बच्चों, ठीक है? I'm not blaming the teachers or anything. Obviously, everybody has a different accent and all that. I'm not judging that. But I'm saying, please understand, learn how to pronounce these words. Okay? It's ethinyl estradiol. If you know how to pronounce it, you will be better equipped to remember it. अगर आप कोई वर्ड को समझ ही नहीं पाए, आपको समझ ही नहीं आया कि उसको बोलना कैसे, तो ना आपको उसकी स्पेलिंग याद रहेगी, ना आपको उसके बारे में कुछ याद रहेगा। क्योंकि आपको कोई पूछ लेगा तो एथिनिल निकलेगा आपके मुँह से। ढंग से सीखो, प्रैक्टिस करो और बोलो एथिनिल एस्ट्राडायोल। एथिनिल इज ETHYNYL, एथिनिल। एस्ट्रा ESTRA, डायोल DIOL। सिंपल। क्यों बोल रहा हूँ? जैसा मैंने कहा, एंड यू विल लर्न दिस, ट्रस्ट मी। आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको ये समझ आएगा कि हाँ यार, मेरे को अगर वर्ड अच्छे से याद है तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी याद रहेगी, डेफिनेटली। सो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दीज टफ प्रोनाउंसिएशंस फ्रॉम दिस चैप्टर। आधा घंटा दो, बैठो, प्रैक्टिस करो, आपको ये चैप्टर के सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, एथिनिल एस्ट्राडायोल जो कि नोवोस्ट्रॉल है। ठीक है, रिसेंटली आपके महाराष्ट्र स्टेट की जो CET एग्जाम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगो, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, पता है सबको। बोर्ड्स में भी आया हुआ है कई बार, और ऑफ कोर्स आपके नीट और AIPMT में तो बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट सेक्शन आप बोल सकते हो, तो ड्रग्स वाला सेक्शन एक मेजर जो था वो हमारा ख़त्म हो गया। उसमें एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक सब देख लिया हमने, है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, अलग अलग चीज़ें देख ली। अब आते हैं हम लोग केमिकल्स इन फूड, और लास्ट में आएंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे। ये नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट 2 छोटे छोटे सेक्शन है,
विल फिनिश दिस ऑफ. चलो ठीक है. केमिकल्स इन फूड. केमिकल्स क्यों ऐड किए जाते हैं फूड में भाई? प्रिजर्वेशन करने के लिए, एनहांसिंग देयर अपील एंड एडिंग न्यूट्रिशन. 3 चीज़ों के लिए. या तो प्रिजर्व यानी सड़ने से बचाने के लिए, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए. दूसरा उनके अंदर कुछ और अच्छी क्वालिटीज़ लाने के लिए. और तीसरा न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए. फूड कलर वगैरह वगैरह वो सब फालतू है. फैट एमल्सीफायर देख लो. फैट एमल्सीफायर, इमल्शन है ना, ये केमिस्ट्री में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. जैसे मिल्क इज़ अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन. ठीक है. फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़रूरी है, देख लेना. एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, है ना. एक्सेप्ट फॉर कैटेगरी 7 देखो, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. एक्सेप्ट फॉर कैटेगरी 7, none of the above have nutritive value. They are added just to increase the shelf life. Shelf life मतलब ये शेल्फ पे बिना सड़े दुकान की शेल्फ पे कितने दिन तक रह सकता है वो, ताकि कितना लंबा उसको अब बेचा जा सकता है. तो दिस इज अबाउट प्रॉफिट, इट्स नॉट अबाउट न्यूट्रिशन. ठीक है. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली स्वीटनर्स एंड प्रेजर्वेटिव्स. तो स्वीटनर्स की बात करते हैं. नेचुरल स्वीटनर जैसे कि सुक्रोज. नेचुरल शुगर आपका है सुक्रोज. सबको पता होना चाहिए सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 है ना, सबको मालूम है, बायोमोलिक्यूल्स में किया हुआ है अपन. ये क्या होता है सुक्रोज जो है, ये कैलोरी बढ़ाता है ना, आपका वजन बढ़ाता है, कैलोरी इंटेक बढ़ा रहा है. तो आप क्या करते हो, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स प्रेफर करते हो. जैसे कि सैकरिन, नाम से पता चलता है. सैकरिन मराठी में साखर, हिंदी में शक्कर. सैकराइड लैटिन में, ग्रीक में सैकरोस है ना. ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड is a chemical name of saccharin. It is the first popular artificial sweetening agent. बहुत important, simple, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन. पहला स्वीटनिंग एजेंट कौन सा था? सैकरिन. उसका केमिकल नाम क्या था? ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड था. ठीक है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर में, ये है कि कौन सा वाला कितनी दफ़ा, कितनी टाइम्स नॉर्मल शुगर से ज़्यादा स्वीट है. मतलब आपके घर पे जो नॉर्मल चीनी आप यूज़ करते हो ना, नॉर्मल चीनी है, चाइनीज़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, चीनी यानी शक्कर जो आप यूज़ करते हो, उससे कितनी बार, कितनी मल्टीपल टाइम्स वो ज़्यादा स्वीट है. एस्पार्टेम नाम का एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है. ये मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. सैकरिन अभी बता दिया 550 गुना स्वीट है. सुक्रालोज जो है वो 600 टाइम्स स्वीट है. एंड एलिटेम सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, एलिटेम ये 2000 गुना ज़्यादा स्वीट है. ऑब्वियसली इसकी प्राइस भी उतनी ही होती है ना, पर रियलिटी ये है, अच्छी बात ये है कि जहाँ पर आपको 2 किलो वो शक्कर डालनी पड़ेगी, वो यहाँ पर 2 ग्राम में भी काम आपका हो जाएगा, या 1 ग्राम में भी काम हो जाएगा. 2000 टाइम्स ज़्यादा. तो जितना स्वीटनेस आपका वो 5 किलो 10 किलो डालने पे होता है, वो यहाँ पे फ्यू ग्राम्स में काम हो जाता है. ठीक है ना. ऑब्वियसली दे उतने ही एक्सपेंसिव भी हैं वो, क्योंकि सिंथेटिकली बनाए गए, लेबोरेटरी में बनाए गए, तो उसका प्रोसेस भी उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो एस्पार्टेम मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज, 100 टाइम्स स्वीट. ठीक है. इट इज़ 100 टाइम्स एज स्वीट एज. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, बात देख लेना. यूज ऑफ एस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. वाई? बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर. देखो ये पॉपुलर तो है, लेकिन ये कहाँ मिलता है आपको? ये कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड फूड्स में मिलता है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलता है. क्योंकि आप इसको अगर खाने में यूज़ करो, जैसे आप गाजर का हलवा बना रहे हो, आपने बोला चलो आज मैं एस्पार्टेम डाल देता हूँ, है ना, लेकिन नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि वो तो कुकिंग वाला काम हो गया और अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर है. ठीक है. सुक्रालोज जो है, इसका ना संजीव कपूर ऐड करता था, अगर आपको याद हो तो, शुगर फ्री की ऐड आती थी सुक्रालोज. वो बाकायदा बोलते हैं वो ऐड में. अगर आप अपने आसपास भी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करोगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे. सिंपल हर चीज़ में थोड़ा नॉलेज ढूंढा करो. टीवी पे ऐड आती है, उसमें भी देखो कि भाई वो क्या बोल रहा है, कौन सा चीज़ बोल रहा है. वो सुक्रालोज जो है ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का. ठीक है. अब जो बहुत इंटरेस्टेड और स्मार्ट बच्चे होंगे वो जाके यूट्यूब पर ऐड ढूंढ लेंगे कि अच्छा वो संजीव कपूर की कौन सी शुगर फ्री की ऐड थी यार, वो सुक्रालोज बोलता है. आपको मिलेगी, आप ढूंढ लेना. ठीक है. इट अपियर्स लाइक शुगर, टेस्ट लाइक शुगर, सब कुछ सेम है, शुगर जैसा ही है. वो थोड़ा महंगा आएगा ऑब्वियसली, कोई कैलोरीज नहीं होती, और वो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल भी होता है. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना.
फूड प्रिजर्वेटिव्स में बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको सीधा सीधा मार्क कर लेने हैं। सबसे अच्छा है सोडियम बेंजोएट, दैट इज C6H5COONA। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमनली यूज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज फूड प्रिजर्वेटिव इज सोडियम बेंजोएट, है ना। आपके घर पे अगर केचप की बॉटल पड़ी है ना, किसान टोमेटो केचप, मैगी टोमेटो केचप पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको खोल के उठा के देखो, उसके ऊपर कंटेंट्स में सोडियम बेंजोएट लिखा होगा, प्रिजर्वेटिव। 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल कैसे चलती है केचप की बॉटल? ऐसे चलती है, बस प्रिजर्वेटिव डालने से चलती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर का प्रैक्टिकल रेलेवेंस एक्चुअली बहुत सारा है। ऑब्वियसली नाम ही वही है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। यार सबको मालूम है क्या ये फूड एडिटिव्स है, कैसे वाले फूड एडिटिव्स है, क्यों ज़रूरी है? आप एप्पल रखते हो, आम रखते हो बाहर, फ्रिज में नहीं रखते हो, सड़ जाता है थोड़े दिन के बाद, मतलब वो सड़ गया, वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। तो हमको ऐसा चाहिए कि भाई ऑक्सीडाइज ना हो, कोई चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं हो, उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी, हम ज़्यादा दिनों तक उसको यूज़ कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें हमको चाहिए। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे, जैसे कि द टू मोस्ट फेमिलियर एंटीऑक्सीडेंट्स, दैट इज BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये पॉलीमर्स में भी वैसे आएंगे, पता है हमको, दो नाम बहुत पॉपुलर, BHA और BHT। एडिशन ऑफ BHA टू बटर, बटर में BHA डाला जाता है अगेन, है ना। घर पे पड़ा होगा, अमूल बटर का पैकेट तो पड़ा ही होता है सबके घर पे, एक आधा छोटा, देखो उस पर लिखा है BHA, है ना। अलॉन्ग विद सिट्रिक एसिड, दे आर ऑल्सो एडेड टू प्रोड्यूस मोर इफेक्ट। बाकी सब फालतू है। लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर इज डिटर्जेंट्स। टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स होते हैं, दैट इज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, क्लेंजिंग एजेंट्स, अगर हम लोग क्लीनिंग सफाई करने वाले एजेंट्स की बात करें तो उनमें दो होते हैं, सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। सोप जो है वो जनरली सॉफ्ट वाटर में काम करता है, डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में काम करता है। ये आप पहले तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके दिमाग में, ये सोप साबुन और डिटर्जेंट में क्या फ़र्क है। डिटर्जेंट आप जो कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हो बच्चों, और साबुन तो जो हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए जो यूज़ करते हो वो होता है ना। तो फैब्रिक या स्किन, सोप स्किन पे रहता है, डिटर्जेंट फैब्रिक पे होता है ना। अब इसमें कोई 1-1.5 छाना ज़रूर आएगा बच्चा, नहीं नहीं सर हम तो साबुन से कपड़े धोते हैं, तू दो भाई। डिफाइन ऐसे किया गया है, डिफाइन ऐसे किया गया, ठीक है। मैंने देखा है ऐसे 2-4 छाने बच्चे ज़रूर हमेशा कहीं ना कहीं मिलते, कहीं कमेंट भेजते, कहीं मैसेज भेजते, सर डिटर्जेंट क्यों, मैंने तो देखा डिटर्जेंट से। आपने देखा है वो अलग बात है, वो कोई और कुछ यूज़ कर रहा होगा, आपके घर में किसी ने यूज़ कर लिया होगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट डिफाइन क्या किया है केमिस्ट्री में कि भाई सोप है वो नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए वगैरह, है ना, और डिटर्जेंट जो है वो कपड़े धोने के लिए। तो केमिस्ट्री के हिसाब से डिफाइन किया जाए, सोप सॉफ्ट वाटर में यूज़ करना है, डिटर्जेंट को हार्ड वाटर में यूज़ कर सकते हो, ऐसा है। अच्छा, आपका स्टेरिक एसिड, ध्यान से देखना ज़रा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है स्ट्रक्चर, लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है। स्टेरिक एसिड क्या है, ये ना, ये 17 कार्बन के अल्काइल ग्रुप का एसिड डेरिवेटिव है। कैसे देखना ज़रा, पहले तो ये कि आपने ग्लिसरॉल ले लेना है। क्या लेना है? ग्लिसरॉल। देखो ग्लिसरॉल यानी कि ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बच्चों, ये मैं आपको अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर, सबको मालूम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका H हटाओ, वो भी हट गया ना, समझे, H हटाओ, और H हटा के उसकी जगह क्या लिखो, C+O C17H35, और इसी को कॉपी पेस्ट मार दो, कॉपी sorry, I think I'm making some mistake in copying this, sorry, copy पेस्ट, हाँ पेस्ट, देखो ऐसा होगा। है ना,
तो ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है जो यहाँ पर दिया है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। स्टेरिक एसिड लिया, उसको ग्लिसरॉल के साथ में एस्टर बनाया, एसिड प्लस एस्टर गिव्स, सॉरी एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर, फिशर एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, 5 वीडियो है अल्कोहल फिनॉल के, जाओ देखो सीखो आराम से, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, देखो। और आपको तो पूरी अपलोड करके मिली हुई है आपके ऐप पे वगैरह सब जगह पे, तो ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद इसी का आपको सोडियम स्टेरेट यानी कि सोप डेरिवेटिव मिलता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट में आपको ग्लिसरॉल मिल जाता है। उल्टा करके देख लो, जैसे मैंने कहा ना अल्कोहल प्लस एसिड, तो अल्कोहल प्लस एसिड डेरिवेटिव ने आपको ये दिया था, तो ये पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है अगर हम लोग फिशर एस्टेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। वैसे ही तो सोप्स क्या हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को हम लोग सोप कहते हैं, जैसे पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड। एग्जाम्पल स्टेरिक एसिड आपको दिया हुआ है। जब सोप बनाने की प्रोसेस हो रही है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, सॉफ्ट सोप होते हैं और हार्ड सोप होते हैं। तो बोलोगे सर अब इसमें क्या फ़र्क है? सॉफ्ट सोप जो है ना, वो आप बाकायदा लाइक फेशियल स्किन, जो सेंसिटिव स्किन है उस पर लगाते हो, नहाने के लिए यूज़ करते हो, जिसको आप टॉयलेट से सोप बोलते हो। और हार्ड सोप जो है ना, वो आप जैसे हैंड वॉश वगैरह, आपके हाथ का केराटिनाइज स्किन होता है, फेस का नहीं होता है ना, तो वहाँ पर सॉफ्ट सोप और हार्ड सोप का डिफरेंस होता है। सॉफ्ट सोप में आपके देखो टाइप्स ऑफ सोप्स में समझा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो टॉयलेट सोप जो है ना, देख रहे हो, बेटर ग्रेड्स ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स लेकर बनाते हैं। और मेडिकेटेड सोप, ये तो आपको पता ही है, खैर एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर दिया नहीं है आपको, हाँ यहाँ दिया, देखो पोटेशियम सॉफ्ट सोप्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं और सोडियम वाले हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर उल्टा याद रखना है, सॉफ्ट में सोडियम नहीं है, सोडियम हार्ड में, एस में एस नहीं है। जैसे मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में फिंकलस्टाइन इज़ फॉर आयोडीनेशन, स्वार्ट्स इज़ फॉर फ्लोरिनेशन है, एफ में एफ नहीं है, वैसे याद रखने बोला था। तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम। समझ रहे हो बात को? तो कोई आपको पूछे पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट या हार्ड, तो आप बोलोगे पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट, सोडियम सोप्स आर हार्ड। ठीक है। और देन यू हैव ट्रांसपेरेंट सोप्स। कैसे बनाए जाते हैं? बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछेंगे, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। शेविंग करना है तो उसका जो क्या बोलते हैं, शेविंग फोम है वो बनाते हैं, तो उसमें ग्लिसरॉल ढेर सारा डालते हैं ताकि वो ड्राई जल्दी ना हो। एक टिपिकल क्वेश्चन है, रोजिन गम क्या डाला जाता है? रोजिन गम एंड ग्लिसरॉल। तो रोजिन गम एंड ग्लिसरॉल डाला जाता है किसमें? शेविंग वाले फोम में, शेविंग वाले सोप में, जो लादर यानी कि झाग अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। लॉन्ड्री सोप में वैसे ही क्या होता है आपका, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। अगेन ये जो नेक्स्ट लाइन है देख लेना, ये आपके वही मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है। सोप ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स। वाई सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? देखना, सोप जो है वो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे सोडियम स्टेरेट है यहाँ पे। अगर हार्ड वाटर में कैल्शियम का सॉल्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट बना देगा। देखो सोडियम जो है वो निकल गया क्लोरीन के साथ और कैल्शियम उसकी जगह पे आ गया। कैल्शियम का सॉल्ट इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम लोग अगेन केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं स्कम। क्या कहते हैं? स्कम। इमेजिन करो आपने पानी में हार्ड वाटर लिया, आपने ठंडा पानी लिया, हार्ड वाटर लिया आपने, गर्म इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज गर्म करने से हार्डनेस कम हो जाती है। तो ठंडा पानी लिया आपने, समझो किसी नदी नाले से आप पानी लेके आ गए और उसमें आपने साबुन, नॉर्मल साबुन डालने की कोशिश की, झाग नहीं हो रहा उसमें ना, आपको देखेगा वो एकदम अजीब सा स्टिकी सा मटेरियल बन जाता है, झाग नहीं होती ढंग से। वो जो स्टिकी मटेरियल बनता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं स्कम। क्या कहते हैं? स्कम। ठीक है, जिसको यहाँ पर उन्होंने गमी मास या स्टिकी मास कहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअल भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? स्कम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट है डिटर्जेंट्स। तो आपको पता ही है, जैसे
कि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में काम कर सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्जेंट्स की। दे गिव फोम इवन इन हार्ड वाटर, इवन इन आइस कोल्ड हार्ड वाटर में भी दे सकते हैं। ऐसी इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इनका ना जो केमिस्ट्री है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। 3 अलग अलग टाइप की इनकी केमिस्ट्री होती है। एक एनायोनिक होते हैं, एक कैटायोनिक हो सकते हैं, और एक नॉन आयोनिक। एक एनायोनिक यानी कि इसका जो मेन पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है, वो एनायन होगा। कैटायोनिक में क्या होगा बॉस? जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो कैटायन होगा। और नॉन आयोनिक मतलब उसमें कोई भी कैटायन एनायन नहीं है उस डिटर्जेंट में। एग्जाम्पल आप नाम और स्ट्रक्चर याद कर लो, इतना ही आपको इस चैप्टर से करना है। इसका नाम और स्ट्रक्चर याद कर लेना बस, पूरे रिएक्शन याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखना, लॉरेल अल्कोहल कितने कार्बन है देखो ज़रा गधों, मेरे प्यारे गधों। बहुत प्रेम है मुझे तुमसे, इसलिए मैं तुमको गधों बोलता हूँ, ठीक है। बुरा मत लगा, देखना। चलो, तो लॉरेल अल्कोहल देखो आप, CH3 CH2 10 टाइम्स CH2, मतलब 1 फिर 10 और 1, यानी 12 कार्बन हो गए बेटा, है ना। और ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, पहले सल्फेट फॉर्म बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म बनाता है, और फिर वो उसका सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब सोडियम लॉरेल सल्फेट में ध्यान देना, सोडियम तो निकल जाएगा, तो जो बचेगा ना एनायनिक पार्ट, वो है आपका मेन एनायनिक डिटर्जेंट वाला पार्ट। ध्यान से देखना। वैसे डो डेकाइल मतलब समझते हो? डो डेकाइल मतलब 12 ना, डो डेकाइल देखो 12, ये रहा, ठीक है। तो डो डेकाइल बेंजीन वाला भी एक सॉल्ट है। दोनों एग्जांपल आपको दिए हुए, आपको नाम याद कर लेने हैं बस। सो डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट भी एनायोनिक। तो 2 एग्जांपल हैं, कौन से? पहला सोडियम लॉरेल सल्फेट, और दूसरा है सोडियम डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये एनायोनिक के एग्जाम्पल्स हैं। एनायोनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लेंजिंग। जो जहाँ पर क्लीनिंग का काम एनायन कर रहा है वो एनायोनिक, या कैटायन करेगा वो कैटायोनिक, जैसे कि ये वाला। तो कुप्रा अमोनियम सॉल्ट है ना, जैसे कि ये बोलते हैं, या फिर सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम सॉल्ट्स। क्यों अमोनियम? नाम से पता चलता है अमोनियम, यम मतलब पॉजिटिव बॉस। तो पॉजिटिव ये रहा, देखो ये रहा पॉजिटिव पार्ट, है ना। तो यहाँ पर अमोनियम पार्ट जो है, सीटाइल मतलब किसका है? ये मैं ऑलरेडी सीटेन हाइड्रोकार्बन में सिखा चुका हूँ बॉस। सीटेन किसका नंबर था? 16। देखो CH3 CH2 15 बार, मतलब 16 कार्बन हुए ना, इसलिए इसका नाम सीटाइल ग्रुप रखा। और 3 मिथाइल तो दिख रहा है आपको, 1 2 और 3 मिथाइल दिख रहा है, तो नाम क्या हो गया देखो? सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। कितना ईजी है, सुनने में बड़ा लगता है, बहुत ईजी है। देखो 16 कार्बन फिर 3 मिथाइल ग्रुप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होते हैं। वन सच डिटर्जेंट इज स्टेरिक एसिड विथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। स्टेरिक एसिड विथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, सिंपल। स्टेरिक एसिड प्लस पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का कॉम्बिनेशन जो है, ये आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ये अगेन आपको याद करके जाना है। स्टेरिक एसिड है 17 कार्बन एल्काइल ग्रुप वाला, मतलब टोटल 18 कार्बन, चेक कर लो ज़रा। CH3 है, फिर CH2 16 बार है, C17H35COH स्टेरिक एसिड, ऊपर भी लिखा हुआ था स्टेरेट वाला। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो विम बार आता है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ये नॉन आयोनिक टाइप के होते हैं। ये ग्रीस और ऑयल निकालते हैं माइसेल फॉर्मेशन करके। अब सवाल ये है कि सर ये माइसेल फॉर्मेशन क्या होता है? माइसेल है ना, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बेसिकली, जो फैट्स को क्या बोल सकते हो आप, जो फैट या ग्रीसी पार्ट है ना, जैसे आप चीज़ या घी वगैरह किसी चीज़ में चिकनाई लगी हुई है, तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए जो बनते हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट हमने बायो में किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, उस तरह से माइसेल फॉर्मेशन होता है। एज आई सेड, डोंट गो इनटू टू मच डिटेल ऑफ इट, रिमेंबर द वर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई कैसे बन रहा है ये मैकेनिज्म में। वो आपको पूछ लेंगे भाई व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, और 4 में से एक ऑप्शन दिया होगा माइसेल फॉर्मेशन, तो वो कर लेना, सिंपल है, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, आई विल ड्रॉ अ डायग्राम एंड ऑल एंड शो यू, दैट इज ओके। बट फॉर द टाइमिंग रिमेंबर द नेम एंड रिमेंबर द मेथड। कैसा? माइसेल फॉर्मेशन, ओके। अब डिटर्जेंट्स, तो आप बोलोगे तो सर फिर तो हर जगह डिटर्जेंट ही यूज़ करने चाहिए ना, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सब जगह चल रहे हैं तो बेस्ट है, तो सोप की क्या ज़रूरत है? तो प्रॉब्लम ये है, डिटर्जेंट की प्रॉब्लम ये है, देखना मेन प्रॉब्लम इन द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज़ बिकॉज हाइड्रोकार्बन की चेन बड़ी है, ब्रांच्ड है,
तो बैक्टीरिया इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। इसलिए जब तुम कपड़े धोने के बाद या डिटर्जेंट यूज़ करने के बाद जो कचरा डाल देते हो ना, जो पानी डिटर्जेंट वाला पानी तुम डाल दोगे कहाँ चला जाएगा, नदी नाले समुद्र में जाएगा। तो वहाँ पर इफ्लुएंट्स जो है वो रिवर्स पॉन्ड्स में जाकर क्या करेंगे, दे कॉज सीवियर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एक्सट्रीम पोल्यूशन कॉज करेंगे। इसीलिए गांव वगैरह में ना खास करके आप देख दो, अभी गंगा प्रोजेक्ट और ये सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या है गांव के लोग क्या करते हैं, नदी किनारे वो अपने कपड़े वपड़े धो के फिर वो पूरा पानी उसमें बहा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, डिटर्जेंट जो आप यूज़ कर रहे हो अगर, तो उसको बहुत ढंग से यूज़ करना है, स्कैर्सली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हर जगह यूज़ करो जस्ट बिकॉज वो हार्ड वाटर में चलता है ना। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई हैव कवर्ड लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बच्चों। तो यहाँ पर आप पूरे वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना, अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठना, हर एक वर्ड जो मैंने लिखा, हर एक वर्ड जो मैंने मार्क किया उसको उसी तरह लिखना, उसी तरह मार्क करना। एक बार बैठ के 2 घंटा स्पेंड करो शांति से, 1.5-2 घंटे का वीडियो है वो देख लो, अच्छे से वर्ड बाय वर्ड समझ लो, और उसके बाद आधा 1 घंटा समझो, टोटल 3 आवर्स आप डेडिकेट करो, आधा 1 घंटा उसके बाद बैठो, सारे नाम लिखो, स्ट्रक्चर जो जो मैंने मार्क किया लिखो, प्रैक्टिस करो। या ये चैप्टर आपका एक ही बार में 3 घंटे में पूरा वाइंड अप करके प्रिपेयर हो गया, समझो, डन। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।